अध्याय 1321 जंगली मैदान। पश्चिमी सम्राट महाद्वीप। लुओ दिव्य राजवंश एक प्राचीन देश था जो लगभग 1,00,000 वर्षों से चला आ रहा था। पिछले 1,00,000 वर्षों में इसने राजवंशों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। इसने कभी पश्चिमी सम्राटों को बड़ी संख्या में उत्कृष्ट प्रतिभाएं प्रदान की थी और अब ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका था। मानव जाति चारों सम्राटों का सम्मान करती थी। साम्राज्य के सम्राट अब मानवाधिकारों के सर्वोच्च पद पर नहीं थे। देशों के बीच युद्ध अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। शाही सम्राट और मार्शल आर्ट संप्रदाय चार मानव सम्राटों के अधीनस्थों से अधिक कुछ नहीं थे। नई दुनिया ने मार्शल आर्ट का सम्मान किया और सचमुच इसे चरम सीमा तक निभाया। निरंकुश शक्ति के सामने साम्राज्यवादी शक्ति या तो दब जाती थी या नष्ट हो जाती थी। लुओ दिव्य राजवंश एक ऐसा देश था जिसमें प्रतिभाओं की संख्या बहुत अधिक थी और उनमें अनगिनत उत्कृष्ट युवा मार्शल कलाकार थे। लुओ दिव्य राजवंश शाही राजधानी गोल्डन लीफ सिटी शहर में मुख्य फ्रेम के रूप में एक हेक्साग्राम सरणी थी और विभिन्न इमारतों ने सरणी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब महायुद्ध छिड़ गया तो पूरा शहर अपनी रक्षात्मक दीवार बना सकता था। कहा जाता है कि इस शहर को पश्चिमी सम्राट ने लुओ दैवीय राजवंश को बड़ी संख्या में प्रतिभाओं से पुरस्कृत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किया था। 10 साल पहले 5 सम्राटों के युद्ध में राक्षसों ने लाखों राक्षसी सेनाओं के साथ गोल्डन लीफ सिटी पर जबरदस्त हमला किया था। उन्होंने 3 महीने से भी ज्यादा समय तक हमला किया था, जिससे पश्चिमी सम्राट को काफी कीमती समय मिल गया था और इस महीने की शुरुआत में दानव राजा की हार में उनकी असाधारण भूमिका रही थी। लुओ देव राजवंश के युद्ध कलाकारों में सम्मान की भावना सर्वोच्च थी। वे गर्वित और आत्मसंतुष्ट हो गए और खुद को विशेषज्ञ मानने लगे। गोल्डन लीफ सिटी सबसे समृद्ध और शानदार यूलाई विला था। यूलाई विला असल में एक सराय ही माना जाता था। लगातार 7 गलियों में 18 सराय थीं। ये 7 गलियां 7 इमारतों से मिलकर बनी थीं, जिनमें से प्रत्येक 23 लकड़ी की इमारतों में बंटी हुई थी। हर लकड़ी की इमारत 81 मंजिल ऊंची थी। 18 प्राचीन महल ये 2000 साल पहले छोड़ दिए गए थे। अफवाह थी कि इस महल में एक दिन रहने पर लगभग 10,000 सोने के सिक्के खर्च होते थे। यूलाई मनो पिछवाड़े में बैंगनी बांस का जंगल। घने बांस के जंगल में ढेरों गोल पत्थर की मेजें थीं। हर पत्थर की मेज पर 2 युवक सिर झुकाए विचार कर रहे थे। उनके सामने अनगिनत वे की खेल, काले और सफेद बच्चों के बीच षड्यंत्र, चालें और अनगिनत योजनाएं थीं। अब और नहीं, एक मेज पर एक हट्टा कट्टा नौजवान बेहद गुस्से में था। उसने शतरंज की बिसात उछाली और ढेर सारे काले और सफेद मोहरे जैड मोतियों की तरह जमीन पर गिर पड़े। वे नीले पत्थर के फर्श पर टकराए और एक तीखी डिंग जैसी आवाज हुई। ये शतरंज के मोहरे वास्तव में जैद से तराशे गए थे। उस मजबूत आदमी के सामने एक सुंदर युवा स्वामी बैठा था जो हरे रंग के कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक सफेद पंख वाला पंखा था। युवा स्वामी मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने हार मान ली? हटे कट्टे आदमी ने गुस्से से कहा, अगर किसी रिश्तेदार को भर्ती करना है तो किसी रिश्तेदार को भर्ती करो, सीधे करो। ये कैसा बेतुका शतरंज का खेल है। मैं 33 वर्षों से मार्शल आर्ट्स में हूँ और मैंने अपनी असाधारण प्रतिभा के साथ फॉर्चून क्षेत्र में कदम रखा है, लेकिन अब मैं किसी के साथ शतरंज खेलने जा रहा हूँ। युवा मास्टर ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। यहाँ हर कोई लगातार 18 प्रांतों को पार कर गया है और अंततः गोल्डन लीफ सिटी के अंतिम पड़ाव पर पहुँच गया है। दरअसल मैं भी बहुत उत्सुक हूँ। पिछली प्रतियोगिताओं में मार्शल आर्ट मुख्य रूप था, लेकिन अब अचानक इसकी तुलना शतरंज से क्यों होने लगी? तभी पास की मेज पर किसी ने उसके कान और गाल भी खुजाए। वह बहुत अधीर होकर बोला, वह औरत जिसे आसमान की सबसे खूबसूरत औरत कहा जाता है, क्या वाकई इतनी खूबसूरत है? उसकी तो वाकई बड़ी अदाएं हैं। युवा मास्टर पियान मुस्कुराए और बोले, स्वाभाविक रूप से ये सुंदर है। जब मैं 1 महीने पहले गोल्डन लीफ सिटी पहुंचा तो मुझे उस युवती का रूप देखने का सौभाग्य मिला। वह वास्तव में चौंकाने वाली है। यह महिला केवल उसके सपनों में है। वह साम्राज्य की सबसे उत्कृष्ट चित्रकार है। उसने अपना पूरा जीवन प्रेरणा देने में बिताया है और वह पेंटिंग स्क्रॉल पर उस लड़की की सुंदरता का वर्णन करने में असमर्थ है।
इस समय बड़ी संख्या में युवा लोग इसके लिए लालायित होने लगे। ये तो बस। साइड टेबल पर बैठा व्यक्ति हिचकिचाया। वह लड़की भीड़ में किसी भाग्यशाली व्यक्ति को ढूंढने के लिए ये टूर्नामेंट आयोजित कर रही है। जहां तक इस व्यक्ति का सवाल है, उसे नागरिक और सैन्य दोनों होना चाहिए। उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम होनी चाहिए। हम सभी लुओ गौड़ राजवंश के विभिन्न प्रांतों से आए हैं। चाहे कुछ भी हो, हम अभी भी युवा पीढ़ी के बीच उत्कृष्ट हैं। हालांकि एक महिला ने हमारे साथ छल किया, यह जोर से कहना शर्मनाक है। उसके सामने बैठे सुंदर आदमी ने कहा, अगर आपके दिल में गुस्सा है तो आप सीधे मतदान से परहेज कर सकते हैं। किसी भी मामले में न तो वेन और न ही वो मेरी तुलना कर सकते हैं। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारे साथ शतरंज नहीं खेल सकता। ये मत कहो कि मुझे उस लड़की का चेहरा देखने का सौभाग्य नहीं मिला। हाँ, अगर मैं तुम्हें वहीं मार भी दूं तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? आखिर में मैं नहीं जीतता। सुंदर आदमी ने कहा, मुझे मार दोगे? आओ और कोशिश करो। उस व्यक्ति के चेहरे पर उदासी छा गई। वह अचानक उछल पड़ा और तलवार की तीखी आवाज के साथ बादलों के बाहर से तलवार की एक तेज रोशनी उतरी और उस सुंदर आदमी की ओर गिरी। जब तलवार की रोशनी प्रकट हुई तो पूरा बांस का जंगल दबाव में झुक गया। हालांकि तलवार की रोशनी अभी भी बांस के जंगल से बहुत ऊपर थी। ऐसा लग रहा था कि तलवार की रोशनी पड़ते ही बांस का जंगल जरूर नष्ट हो जाएगा। वह सुंदर आदमी भी असभ्य था। उसने शुभकामनाएं चिल्लाया और लड़ने के लिए खड़ा हो गया। उसने अपने दाहिने हाथ से मेज पर जोर से थपथपाया, जिससे शतरंज के कई काले और सफेद मोहरे तुरंत चटकने लगे और उस आदमी की ओर उछल पड़े। इस समय साइड टेबल पर यंग मास्टर पियानपियन ने कहा, आप दोनों यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन आपने लड़की के नियमों को तोड़ा है। आप प्रतियोगिता के नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं और हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं। मैं लुओ चेंगफेंग कभी सहमत नहीं होऊंगा। इतना कहकर युवा मास्टर पियानपियन भी साथ में उछल पड़े। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े पंख वाले पंखे से एक पंख निकाला और उसे लापरवाही से बाहर फेंक दिया। पंख आकाश में उड़ गया और अचानक एक विशाल सफेद पंख में बदल गया जो कई 100 फीट लंबा था। फिर वह एक आवरण में सिमट गया। दूसरी ओर मार्शल आर्टिस्ट और सुंदर आदमी के बीच की लड़ाई को बाईयू ने तुरंत रोक दिया। उन दोनों की लड़ाई के उतार चढ़ाव अब बांस के जंगल को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते थे। युवा मास्टर पियानपियन के इस कदम से आसपास के अनगिनत युवा अचंभित रह गए। बाईयू से घिरे दोनों लोगों ने एक साथ अपनी हरकतें रोक दीं। वे दोनों यंग मास्टर पियानपियन की ताकत से हैरान थे। धिक्कार है! मार्शल आर्टिस्ट ने अपनी तलवार घुमाकर यंग मास्टर पियानपियन की ओर तान दी। लगता है सबसे बड़ा खतरा तुम ही हो। अगर मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ तो मुझे यकीन नहीं है कि वो खूबसूरत लड़की मुझे चुनेगी। उन दोनों ने एक ही समय में अपने भाले घुमाए और युवा मास्टर पियानपियन पर निशाना साधा। दोनों ने बाएं और दाएं से हमला किया। योद्धा ने एक लंबी तलवार चलाई और 100 मीटर से भी ज्यादा लंबी तलवार की रोशनी निकाली। सुंदर आदमी ने पत्ते उठाए और उन्हें सैनिकों में बदल दिया। उसके द्वारा फेंके गए प्रत्येक पत्ते में आकाश से गिरने वाले उल्कापिंड जैसी शक्ति थी। युवा मास्टर पियानपियन बस हल्के से मुस्कुराए। उनकी दाहिनी कलाई घूमी और एक वृत्त खींचा। बाएं हाथ को ऊपर नीचे हिलाकर एक सीधी रेखा खींची। वह सीधी रेखा एक चौंकाने वाली सफेद रोशनी में बदल गई जो तुरंत मार्शल आर्टिस्ट की तलवार को भेद गई। उसके दाहिने हाथ से खींचा गया घेरा डिपक्यूई के एक क्षैतिज बवंडर में बदल गया, जिसने अंदर गिरे हुए सभी पत्तों को बहा ले गया। तभी यंग मास्टर पियानपियन ने अचानक अपनी दाहिनी मुट्ठी हवा में जोर से पटकी। जब उसकी मुट्ठी हवा में लगी तो ऐसा लगा जैसे कोई जोरदार मुक्का शीशे पर लगा हो। हवा से सचमुच एक जोरदार आवाज निकली। जोरदार प्रहार से अचानक विस्फोट हुआ, जिससे मार्शल कलाकार और सुंदर आदमी दोनों पीछे की ओर उड़ गए तथा खून तेजी से बहने लगा। अया, कितना जीवंत है! पहले मैं शतरंज खेलते समय उदास रहता था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसे देखकर मजा आएगा। दूसरी तरफ सैकड़ों पत्थर की मेजें खुली थीं और एक खूबसूरत आदमी बाहर निकला। उसकी दाढ़ी तलवार जैसी भौं
निगाहें, बाघ जैसी आंखें और एक वीर आभा थी। मैं भी शामिल हो जाऊंगा। दाढ़ी वाले आदमी ने अचानक अपना दाहिना पैर उठाया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। अध्याय 1322। दाढ़ी वाला आदमी जमीन पर ऐसे गिरा मानो उसने किसी शीशे जैसी चिकनी झील पर पैर रख दिया हो। जमीन पर लहरें उठ रही थीं। युवा मास्टर पियानपियन तुरंत ऊंची छलांग लगाकर जमीन पर उठ रही लहरों से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये लहरें अजीब तरीके से जमीन से ऊपर उठकर हवा में फैल गईं। इससे पहले कि युवा मास्टर पियानपियन बच पाते, वे लहरों के घेरे से टकरा गए। इस समय यंग मास्टर पियानपियन के शरीर की त्वचा एक लहर की तरह थी। उसमें भी उथल पुथल मची हुई थी और उनका पूरा शरीर लहरों का हिस्सा बन गया था। युजियो स्वर पलटने की तकनीक। युवा मास्टर पियानपियन को ये शब्द कहने में कठिनाई हुई। पूरे लुओ भगवान राजवंश में हजारों युवा पुरुष अपनी उम्र के सबसे उत्कृष्ट और शीर्ष विशेषज्ञ थे। जब उन्होंने दाढ़ी वाले आदमी की हरकत देखी तो उनके चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आ गया। किसी ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लाउड सी सेक्ट के मुख्य शिष्य सभी आएंगे। ऐसा लगता है कि हीरो ब्यूटी पास को लेकर दुखी है। ये सही है। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने यंग मास्टर पियानपियन को देखकर मुस्कुराया और कहा, कैसे हो भाई चेंग फेंग, क्या आप हार स्वीकार करना चाहते हैं? युवा मास्टर पियानपियन ने बड़ी मुश्किल से लहरों का प्रतिरोध किया। उसके मुंह के कोने से खून बह चुका था, लेकिन उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, युनशियाओ की स्वर्गीय फ्लिपिंग तकनीक वाकई भयंकर दुर्जय है, लेकिन मेरा स्प्लिटिंग स्काई पाम, क्या ये शाकाहारी है? ऐसा कहते हुए वह सुंदर युवा स्वामी अचानक आगे की ओर दौड़ा और अपना कंधा हवा में पटक दिया। हवा मानो किसी शीशे के टुकड़े टुकड़े हो गई हो। अचानक एक तेज आवाज हुई और हवा में दरारें पड़ गईं। वे दरारें तेजी से फैल गईं, लहरों में घुस गईं, जिससे लहरें भी उनके साथ टूट गईं। क्या खूबसूरत कुंग फू है, दाढ़ी वाले आदमी ने तारीफ की। वह अचानक उड़ गया और यंग मास्टर पियानपियन के कंधे की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, युनशियाओ फिंगर। इस उंगली से यंग मास्टर पियानपियन का शरीर, जो अभी अभी ठीक हुआ था, और भी जोर से कांपने लगा। उसके शरीर की त्वचा, मांसपेशियां और हड्डियां सब तेजी से लहरों की तरह कांपने लगीं। कंकाल मुड़ा हुआ, सीधा सीधा और वक्राकार था तथा एस आकार में लहराता हुआ था। इस आकृति की तरंगों के साथ उसके शरीर की नाड़ियां और आभा भी कांपने लगीं। युवा मास्टर पियानपियन ने खांसते हुए मुंह भर खून बाहर निकाला। खांसते हुए खून की लहरें भी एक पंखे की शक्ल में फैल गईं। बदमाशी। युवा मास्टर पियानपियन गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने भी पीछे मुड़कर दाढ़ी वाले आदमी की ओर इशारा किया। तुम्हारी शून्य विभक्ति हथेली 4 शैलियों में विभाजित है। पहली 2 शैलियां मुट्ठी और पैर हैं और अंतिम 2 शैलियां उंगली और हथेली हैं। दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, लेकिन मेरी युनशियाओ स्वर्गीय फ्लिपिंग तकनीक तुम्हारी आकाश विभक्ति हथेली को तोड़ने में सक्षम है। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, भाई चेंग फेंग। जैसे ही उसने यह बात कही, दाढ़ी वाले आदमी की उंगलियों ने अचानक उस उंगली को पकड़ लिया जो यंग मास्टर पियानपियन ने उस पर उठाई थी। इसके तुरंत बाद दाढ़ी वाले आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, बादल ने आकाश को हिला दिया। दाढ़ी वाले आदमी की उंगलियां कांपने लगी और यंग मास्टर पियानपियन का पूरा शरीर और भी अधिक हिंसक रूप से कांपने लगा। युवा मास्टर पियानपियन ने सबसे पहले अपनी तर्जनी उंगली से अपनी उंगली तोड़ी और फिर लहर तेजी से उनकी कलाई से होते हुए उनके कंधे की ओर फैल गई। उसके हाथ, बाह और अग्रबाहु की हड्डियां टूट गईं और उसकी ऊपरी भुजा की हड्डियां भी टूट गईं। युवा मास्टर पियानपियन का चेहरा स्तब्ध रह गया। उन्होंने तुरंत एक निर्णय लिया। उनका कंधा कुछ देर के लिए फट गया और उनका पूरा दाहिना हाथ भी सीधे सीधे अलग हो गया। उन्होंने अपने ही हाथ को निर्णायक रूप से अपंग बना लिया। यदि लहरें फैलती रहीं तो कंधे, हंसली, गर्दन की हड्डियां और यहाँ तक कि खोपड़ी भी टूट जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक सुंदर और प्रतिभाशाली व्यक्ति बाहर आया। उसने ताली बजाई और कहा, मैं तुम्हें भाई चेंग फैंग को ऐसी तकनीक से धमकाते हुए नहीं देख सकता जो तुम्हारे गुणों का मुकाबला कर सकती है।
उस आदमी के चेहरे पर एक बहुत ही आकर्षक मुस्कान थी जब उसने कहा, चूंकि आपके पास अपने गुणों की सीमा के कारण एक बड़ा लाभ है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी और से अधिक मजबूत हैं। आप मुझे अपने कौशल का अनुभव क्यों नहीं कराते? वह शैतानी रूप से सुंदर आदमी तुरंत हवा में उछलकर दाढ़ी वाले आदमी की ओर दौड़ा। दाढ़ी वाले आदमी ने थूका और कहा, यहाँ एक और है जो आकाश और पृथ्वी को नहीं जानता। शायद ये युवा स्वामी आज आपको अपने क्षितिज का विस्तार करने देगा। यूनक सियाओ फिंगर। दाढ़ी वाले आदमी ने मुड़कर उस फैंटम आदमी की ओर इशारा किया जो हवा में उछल गया। दुष्ट और आकर्षक व्यक्ति जोर से हंसा, तुम्हारी गर्वीली दिव्य मेघ परिवर्तन तकनीक का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। हमारी दोनों साधना तकनीकें गहन अवस्था के मध्य स्तर पर हैं, लेकिन क्या मैं तुमसे डरूंगा? जैसे ही वह बोल रहा था, दुष्ट दिखने वाले आदमी ने वास्तव में उसके शरीर को धमकाया और दाढ़ी वाले आदमी से उंगली प्राप्त करने के लिए अपनी छाती का उपयोग करने की पहल की। इस उंगली से फैंटम मैन का पूरा शरीर कांप उठा। देखने वालों ने ठंडी सांस ली और मन ही मन सोचा कि ये दुष्ट दिखने वाला आदमी कितना भयानक था। हालांकि उस दुष्ट आदमी के चेहरे की मुस्कान कम नहीं हुई, बल्कि और भी शैतानी हो गई। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा और उसने कहा, वाटर ऑफ द ईस्ट ऑर्किड। एक क्षण में बुरे दिखने वाले आदमी का शरीर एक अजीब तरल आकार में बदल गया। उसके शरीर पर लहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दाढ़ी वाले आदमी के चेहरे पर जरा सा भाव आया। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी बदली और उस दुष्ट दिखने वाले आदमी की छाती पर जोर से वार किया। युनशियाओ जानकोंग पू। यह मुक्का सचमुच दुष्ट दानव पुरुष की छाती में जा लगा। दाढ़ी वाले आदमी की मुक्का दुष्ट दानव पुरुष की पीठ में जा लगी। हालांकि वह दुष्ट दिखने वाला आदमी पानी से बना हुआ लग रहा था। ठोस रूप के बिना वह ठोस रूप के हमलों का सामना नहीं कर पाएगा। खत्म। दुष्ट दिखने वाले आदमी ने अपने होंठ चाटे और कहा, अब मेरी बारी है। चूंकि तुम्हें अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना पसंद है, तो मैं भी उन्हें अनुभव करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। ऐसा कहने के बाद दुष्ट दिखने वाले आदमी ने दाढ़ी वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, ईस्ट ऑर्किड फिंगर। इस उंगली से उसने दाढ़ी वाले आदमी के दाहिने हाथ पर वार किया। एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। दाढ़ी वाले आदमी के दाहिने हाथ पर उंगली का जोर लगने से वह तरल पदार्थ में बदल गया और पानी की बड़ी बड़ी बूंदों में तब्दील होकर जमीन पर गिर पड़ा। सबसे पहले दाढ़ी वाले आदमी का दाहिना हाथ पानी में पिघल गया, फिर उसकी कलाई पानी में घुल गई, उसकी बांह पानी में घुल गई और उसकी ऊपरी भुजा भी पानी में घुल गई। दाढ़ी वाले आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अपने बाएं हाथ से अपना पूरा दाहिना हाथ काट डाला ताकि ध्रुवीकरण की प्रक्रिया उसके कंधे तक न पहुंचे। हाँ भाई, चेन फेंक का एक हाथ तुमने तोड़ दिया है और तुम्हारा एक हाथ मैंने तोड़ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। दुष्ट दिखने वाले आदमी ने ताली बजाई और प्रशंसा की। क्या मुझे तुम्हारी पाखंडी मदद की जरूरत है? युवा गुरु पियानपियन क्रोधित हुए। उनके यूनहाई संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य ने मुझे हरा दिया और तुमने उसे फिर से हरा दिया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो? युवा मास्टर पियानपियन चमकते हुए उस दुष्ट आकर्षक व्यक्ति के पीछे पहुंचे। उन्होंने अपनी बाईं मुट्ठी उठाई और दुष्ट आकर्षक व्यक्ति की पीठ पर दे मारी। अरे, मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। दुष्ट दिखने वाला आदमी शरारत से हंसा और पीछे मुड़कर उस खूबसूरत युवा मालिक की मुट्ठी पकड़ ली। चकनाचूर। युवा मास्टर पियानपियन ने अपनी मुट्ठी हवा में पटक दी। हालांकि जब उसने देखा कि हवा में विस्फोट हो रहा है तो बड़ी संख्या में दरारें दिखाई दीं। करीब से देखने पर ये दरारें गोलाकार थीं और फैंटम मैन के पूरे शरीर को ढक रही थीं। फैंटम मैन की ईस्ट ऑर्किड जल तकनीक इस शून्य विभाजन मुट्ठी के सामने कुछ भी नहीं है। उस दुष्ट दिखने वाले आदमी का पूरा शरीर दरारों से भरा हुआ था। वह घबराकर पीछे हट गया, लेकिन दरारों की वजह से उसका एक दाहिना हाथ सीधे उसके कंधे से अलग हो गया। उसका एक दाहिना हाथ अपंग भी हो गया था। वे तीनों हवा में तैर रहे थे, एक दूसरे से नफरत कर रहे थे और एक दूसरे को रास्ता देने से इनकार कर रहे थे। हालांकि उन तीनों की साधना विधियां एक दूसरे से भिन्न थीं।
दाढ़ी वाले व्यक्ति ने सुंदर युवा स्वामी को रोका। दुष्ट आकर्षक व्यक्ति ने दाढ़ी वाले व्यक्ति को रोका और सुंदर युवा स्वामी ने दुष्ट आकर्षक व्यक्ति को रोका। इसी समय अचानक आकाश से एक कर्कश स्त्री की हंसी की आवाज आई। अध्याय 1323। सभी ने जल्दी से ऊपर देखा और दो सुंदर युवतियों को हवा में तैरते देखा। दोनों औरतें बिल्कुल एक जैसी लग रही थीं। वे जुड़वा होनी चाहिए। एक दासी ने कहा, हमारी युवती ने युवा स्वामियों के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए सभी प्रतिभाशाली लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है। अप्रत्याशित रूप से युवा मालिकों ने समय से पहले ही लड़ाई शुरू कर दी। अगर हमारी युवती को इस बारे में पता चला तो मुझे डर है कि वह खुश नहीं होगी। ये सही है। एक अन्य नौकरानी ने सिर हिलाया। भीड़ में से एक बलवान आदमी ने गुस्से से कहा, स्वर्ग में सबसे सुंदर चीज क्या है? कितना बड़ा तमाशा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह इतनी सुंदर है। उसे यहाँ से बाहर निकालो, उसे बाहर निकालो। भीड़ चिल्लाए। नौकरानी मुस्कुराए और बोली, सब लोग चिंता मत करो। हमारी लड़की जानती है कि तुम लोगों ने पहले ही आंतरिक लड़ाई शुरू कर दी है और भाग रहे हो। तुरंत ही आप लड़की का असली रूप देख पाएंगे। एक अन्य नौकरानी ने कहा, ये सही है। भीड़ गालियां दे रही थी और अधीर हो रही थी। तभी आसमान में एक हरी रोशनी दिखाई दी। अचानक उसने देखा कि हरी रोशनी में एक पतली और खूबसूरत आकृति धीरे धीरे साफ होती जा रही है। सबने सिर उठाकर देखा तो एक स्त्री नीले प्रकाश में हवा में तैर रही थी। उसका शरीर अत्यंत सुंदर सुडौल था और उसके शरीर में एक अवर्णनीय आकर्षण था। मानो उसके प्रकट होते ही धरती और आसमान का रंग बदल गया। सूरज और चांद की चमक फीकी पड़ गई। दुनिया की सारी खूबसूरत चीजें उसकी प्रतिरूप बन गईं। हालांकि इस लड़की ने नीले रंग का घूंघट ओढ़ा हुआ था। उसने अपना असली रूप प्रकट नहीं किया और सभी उसके नशे में थे। लड़की ने हंसते हुए कहा, युवा स्वामियों, आप लुओ भगवान राजवंश के कुलीन हैं और आप लुओ भगवान राजवंश की मार्शल दुनिया का भविष्य हैं। भविष्य में आप पश्चिमी सम्राट के अधीनस्थों के गौरवशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति बनेंगे, लेकिन आपके पास ऐसा करने का धैर्य भी क्यों नहीं है? हटे कट्टे आदमी ने अपनी लार नीली और बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम कितने रहस्यमयी हो। लोग कहते हैं कि तुम आसमान में सबसे खूबसूरत इंसान हो, लेकिन तुम शुरू से आखिर तक कहीं दिखाई नहीं दिए। क्या तुम हमारे साथ बेवकूफों जैसा व्यवहार कर रहे हो? ये शब्द काफी कठोर थे, लेकिन उनका लहजा अब नर्म पड़ गया था। वे उस महिला की खूबसूरती से साफ तौर पर डरे हुए थे। महिला मुस्कुराए और बोली, आप सभी प्रतिभाशाली और प्रतिभावान हैं। यदि आप कुछ और रहस्यमय नहीं करते हैं, तो आप एक साथ यहाँ कैसे आकर्षित हो सकते हैं? बकवास बंद करो। बलवान आदमी ने हाथ हिलाया और कहा, पहले तुम्हारा चेहरा देख लेते हैं ताकि हम जान सकें कि यह यात्रा सार्थक है। हाँ, चलो तुम्हारा चेहरा देखते हैं। अपना घूंघट उतारो। 3-4 हजार प्रतिभाशाली लोग चिल्लाए। यद्यपि घूंघट ढका हुआ था, लेकिन उसके अंदर का हल्का लाल रंग पहले से ही सभी को मदहोश कर रहा था और वे इस लड़की की सुंदरता को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। लड़की ने सिर हिलाया और अपने चेहरे पर से घूंघट खींच लिया, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी उंगलियां प्याज की तरह सफेद थीं, उसके नाखून पारदर्शी और पारभासी थे और उसकी उंगलियों की हर हरकत मानो किसी इंसान की रूह को छू रही थी। इस समय लार निगलने की आवाज हर जगह सुनाई दे रही थी। जिस क्षण पर्दा हटाया गया, सभी को ऐसा लगा जैसे वे भयभीत हो गए हों तथा दृश्य पूरी तरह से शांत हो गया। घूंघट ने उसके चेहरे को ढक रखा था। उसके होंठ जितने धुंधले और मोहक थे, उसकी सफेद उंगलियां उतनी ही शुद्ध थीं और राक्षसों जैसी मोहक हरकतें सब एक साथ मिलकर उसकी सुंदरता का 10वां हिस्सा भी नहीं थीं। सब लोग दंग रह गए। इस खूबसूरती से वे इतने अचंभित थे कि सांस लेना भी भूल गए। सब लोग, क्या आप संतुष्ट हैं? महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। सबको समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। वे भूल गए थे कि वे कहाँ हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर बादलों में आजादी से तैर रहे हों। वे अवर्णनीय रूप से सुंदर थे। काफी देर बाद किसी ने चिल्लाकर कहा, यह इसके लायक है, यह इसके लायक है। क्या तुम अपने वादे के प्रति गंभीर हो? अगर हम दोनों में से कोई सबसे अच्छा लड़का चुन ले, तो क्या तुम उससे शादी करोगी?
सबका कलेजा मुंह को आ गया। यही तो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। अगर ऐसी औरत से शादी हो जाए तो 100 साल जीने में कोई हर्ज नहीं। महिला ने सिर हिलाकर कहा, स्वाभाविक रूप से मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगी। यहाँ तक कि तीनों विशेषज्ञ, जिनके हाथ टूटे हुए थे और एक दूसरे से नफरत थी, लड़ना भूल गए थे। वे सब उस औरत को देखकर हक्के बक्के रह गए। सुंदर युवा स्वामी ने मुंह में लार भरकर कहा, ये दूसरी बार है जब मैंने किसी लड़की की सुंदरता देखी है, लेकिन हर बार यह अलग होती है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? महिला मुस्कुराई और बोली, विजेता न केवल मुझसे शादी करेगा बल्कि मुझसे एक खजाना भी प्राप्त करेगा। अब हर किसी को किसी भी खजाने की परवाह नहीं थी और वे जल्दी से सुंदरता को वापस लाना चाहते थे। महिला ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक काला शिवालय था। उसके द्वारा बाहर फेंके जाने के बाद वह छोटा शिवालय अचानक हवा में फूल गया। पलक झपकते ही पगोडा 100 फीट ऊंचे काले टॉवर में बदल गया। ये हर कोई दंग रह गया। महिला मुस्कुराई और बोली, छोटी लड़की का उपनाम जुवान है और उसका नाम किंगजू है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले टॉवर में अचानक एक 4 मंजिला दीवार दिखाई दी। दीवार ध्वनि की गति से फैल गई, एक पल में सभी पुरुषों को निगल लिया। इसके तुरंत बाद, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, लुओ भगवान राजवंश के उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोग और अगले 50 वर्षों में राजवंशों के स्तंभ सभी आत्मविनाश हो गए। गड़गड़ाहट की आवाजें अंतहीन सुनाई दे रही थीं। किसी भी मार्शल कलाकार में प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी और जब उन पर 4 दीवारों से प्रहार होता तो वे सभी मांस और रक्त में बदल जाते। पिछले क्षण में काव्यात्मक और मनोरम बांस का जंगल अगले ही क्षण जमीन पर धराशायी हो गया था। हर जगह खून था, हर जगह कीमा बनाया हुआ मांस था जो एक असुर फार्म में बदल गया था। ये सब बहुत जल्दी हुआ। जुबान किंगजू ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाईं और कहा, ओह, वास्तव में 3 लोग हैं जो अभी भी जीवित हैं। ऐसा लगता है कि आपकी सभी प्रतिभाएं स्वर्गीय आत्मा के 4 मेरिडियन से हैं। वे 3 थे, युवा मास्टर पियान, दाढ़ी वाला आदमी और राक्षस आदमी। हालांकि तीनों ने काले टॉवर के प्रभाव का प्रतिरोध किया, फिर भी उन्हें बहुत बेचैनी महसूस हुई। तीनों ने सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। उन्हें बस अपने शरीर में आभा का एहसास हुआ, मानो उन्होंने अपना मुंह खोल दिया हो। अगर आभा बाहर निकलती तो वह तुरंत फट जाती। जुबान किंगजू ने सिर हिलाया, यह अफसोस की बात है कि मैंने ऐसी प्रतिभा को मार डाला। बेहतर होगा कि इसका इस्तेमाल ओरिजिन पिल्स को परिष्कृत करने के लिए किया जाए। जुबान किंगजू ने नीले प्रकाश की एक किरण फेंकी और उन तीनों के हाथ पैर काट दिए, जिससे वे बिना अंगों वाले मानव क्षण में बदल गए। ऐसे क्रूर और खूनी दृश्य के तहत जुबान किंगजू शांत और संयमित रहने में सक्षम था। उसने तो व्यक्तिगत रूप से भी इतना भयावह दृश्य निर्मित कर दिया था। अपनी डिप क्यूई को उनके चारों ओर लपेट लो, उन्हें मरने मत दो। चलो अगले राजवंश की ओर चलते हैं। जुबान किंगजू ने मुड़कर उन तीनों की तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय वह नीली रोशनी की एक लकीर में बदल गया और दूर भाग गया। 5 दिन बाद पश्चिमी सम्राट महाद्वीप में ताज़ा हवा राजवंश। शाही राजधानी के अंदर एक ऐसी महिला रहती थी जिसकी सुंदरता अद्वितीय थी। उसे स्वर्ग की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जाना जाता था। करोड़ों लोग ये दृश्य देखने आए थे, लेकिन वे सभी उस महिला के रूप को देखकर दंग रह गए और स्वयं को रोक नहीं पाए। वह स्त्री जिस भी दृष्टि से देखती, वह असंख्य लोगों के हृदयों को छीन लेने में सक्षम थी, जिससे वे स्तब्ध कठपुतलियों के समान हो जाते तथा बोलने में भी असमर्थ हो जाते। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस महिला ने घोषणा की कि वह रूई हस्बैंड को ढूंढना चाहती है। उसे क्लियर विंड डायनेस्टी में पंजीकरण के लिए बस 25 साल से ज्यादा और 45 साल से कम उम्र के एक युवक की जरूरत थी। अंत में उसने सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति को चुना और उससे वादा किया। इस समय पूरे किंगफैंग राजवंश की मार्शल आर्ट दुनिया तुरंत हिल गई। अध्याय 1324 नई दुनिया के क्षेत्र उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के राक्षस और 5 सम्राट एक गोलाकार व्यवस्था में व्यवस्थित थे। दुनिया के सभी क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे थे और वे एक दूसरे से डरते हुए गतिरोध में फंस गए थे।
इन 5 क्षेत्रों के केंद्र में अंतहीन वन था। यह अंतहीन जंगल 5 सम्राटों की 5 महाशक्तियों की सीमा पर स्थित था। ये सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक खतरा क्षेत्र था। इसी समय पूर्वी सम्राट की सीमा उत्तरी सम्राट और दक्षिणी सम्राट के क्षेत्रों से भी लगती थी। अंतहीन जंगल में अर्जुन ने दक्षिणी सम्राट के अधीनस्थों के आध्यात्मिक क्यूई उतार चढ़ाव का अनुसरण किया और सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर तक उनका पीछा किया। हालांकि अंततः उन्हें एक पर्वत शिखर के नीचे एक छिपी हुई टेलीपोर्टेशन सरणी मिल गई। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। उसकी आंखों में बिजली सी कौंधी और उसने अपनी बिजली जैसी आंखों से इसकी पुष्टि की। ये सही है, उन लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव इस टेलीपोर्टेशन सरणी से गायब हो गया। वह तो पहले ही बाहर जा चुका है। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और सोचने लगा। अनंत वन में टेलीपोर्टेशन संरचना का महत्व ये निर्धारित करता था कि यह केवल 2 स्थानों तक ही पहुंच सकती थी, या तो अनंत वन के और भीतर या सीधे अनंत वन के बाहर। मानव जगत में बहुत संभव था कि वह दक्षिणी सम्राट का क्षेत्र ही हो। अगर तुम टेलीपोर्ट हो जाओ तो क्या अनंत वन की यह यात्रा व्यर्थ नहीं हो जाएगी? 8 आंखों वाले सांप ने कहा, इसके अलावा मुझे लगता है कि विश्व संहारक दिव्य बिजली उस अद्वितीय सुंदर पुरुष से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्जुन एक पल के लिए झिझका, फिर दांत पीसते हुए बोला, कोई बात नहीं, उसने मेरी जान बचाई है। मैं यूं ही चुपचाप बैठकर नहीं देख सकता। इसके अलावा अगर मैं उस सुंदर आदमी को बचाने के बाद बाहर भी चला जाऊं तो भी मैं टेलीपोर्टेशन एरे के माध्यम से यहां वापस आ सकता हूं। 8 आंखों वाले सर्प ने कहा, ये सच है, हालांकि शर्त यह है कि आप जीवित वापस टेलीपोर्ट कर सकें। मैं अब इसकी ज्यादा परवाह नहीं कर सकता, बस एक बार कोशिश करके देखूं। अर्जुन टेलीपोर्टेशन एरे पर चढ़ गया और तुरंत शून्य पत्थर को सक्रिय कर दिया और खुद को तीव्र प्रकाश की किरण में बदल लिया और फिर गायब हो गया। अर्जुन ने अपने जीवन में सबसे अधिक जो काम किया था वह था मृत्यु तक लड़ना। दूसरों की नजर में ये 2 शब्द निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें वे अपने जीवन में आसानी से छूने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अर्जुन के लिए वे पहले से ही एक सामान्य घटना थे। जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने क्या हो रहा है तो उसने पाया कि वह पहले से ही अंतहीन जंगल के बाहर था। इस बिंदु पर दक्षिणी सम्राट के अधीनस्थों की आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव एक बार फिर हवा में दिखाई दिया। लगता है मुझे सही जगह मिल गई है। खुशकिस्मती से मेरे पास बिजली की प्रकाश विद्युत आंख है, वरना उन्हें ढूंढना मुश्किल होता। अर्जुन ने अनजाने में उसका हाथ छुआ, लेकिन उसे अचानक याद आया कि नाइटमेयर सेबर को अस्थायी रूप से सुरक्षा के लिए छोटे राजकुमार को सौंप दिया गया था। बिना हथियारों के तुम कैसे लड़ोगे? 8 आंखों वाले सांप ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। छोटी गौरैया ने अर्जुन के बाएं हाथ पर सर्प के आकार के टैटू को थप्पड़ मारा और कहा, दादी आपका मुंह। बकवास, मैं आपके 8 और टैटू खा जाऊंगी। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और अपना दिमाग उस छोटी चिड़िया के माथे पर फिराया। अरे, तुम आजकल गालियां बकने में और भी माहिर होते जा रहे हो। मुझे हैरानी है कि तुमने ये किससे सीखा। हालांकि हाथ में हथियार न होने में कोई बुराई नहीं है। पहले स्थिति देख लेते हैं। दक्षिणी सम्राट का क्षेत्र अर्जुन के लिए एक बेहद अपरिचित क्षेत्र था। खासकर उन विशेषज्ञों की नज़र में दक्षिणी सम्राट की शैली क्रूर और भयावह होनी चाहिए। ये दक्षिणी सम्राट पूर्वी सम्राट से कहीं अधिक दुष्ट और क्रूर होना चाहिए। इस तरह के व्यक्ति के क्षेत्र में काम करते समय आपको सावधान रहना होगा। अर्जुन ने तेज गति से उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। वह जमीन से चिपके हुए सामान्य गति से ही उड़ता रहा। लगभग आधे दिन उड़ने के बाद उसके सामने एक मानव बस्ती दिखाई दी। हालांकि वह जगह उस इलाके से बिल्कुल अलग थी जहां आम लोग रहते थे। आकाश में आध्यात्मिक क्यूई का घनत्व इतना प्रचुर था कि अर्जुन भी हैरान रह गया। आध्यात्मिक क्यूई का घनत्व प्रकृति संप्रदाय के घनत्व से 50 गुना ज्यादा था। नई दुनिया में प्रकृति में आध्यात्मिक क्यूई प्रकृति संप्रदाय की तुलना में 10 गुना अधिक थी और यह स्थान 50 गुना अधिक भयानक था। दोबारा देखने पर पता चला कि अर्जुन को कुछ सुराग मिल चुके थे। ये गड्ढों से घिरी एक विशाल घाटी थी। कुल 33 विशाल पीले पहाड़ थे जो एक बड़ा घेरा बना रहे थे।
उस घेरे के अंदर बड़ी संख्या में छोटे छोटे पहाड़ और नदियां थीं। अर्जुन ने क्रेटर के ऊपर से उड़ान भरी और नीचे देखा। बेशक स्थिति वैसी ही थी जैसी उसने उम्मीद की थी। यहाँ कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि कई मार्शल आर्ट संप्रदाय थे। उन संप्रदायों के आकार को देखते हुए वे एक प्रथम श्रेणी के संप्रदाय, 10 द्वितीय श्रेणी के संप्रदाय और 40 से अधिक तृतीय श्रेणी के संप्रदाय होने चाहिए। यह मार्शल आर्ट्स की पवित्र भूमि के आकार का था। वहाँ कम से कम 10 लाख मार्शल आर्टिस्ट तो होंगे ही। अर्जुन ने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। ज्यादातर मार्शल आर्ट संप्रदाय जिन्हें वह जानता था अलग अलग रहते थे, लेकिन उन्होंने एक साथ मिलकर रहने का ऐसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। ये परेशानी वाली बात है। अर्जुन ने आह भरी। न्यू वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स संप्रदाय की स्वर्ण सामग्री को ध्यान में रखते हुए क्रेटर में कम से कम 20 स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ होने चाहिए। भले ही ये सभी स्वर्गीय क्लेश विशेषज्ञ संप्रदाय में न हो, फिर भी वह उनमें से किसी एक का भी सामना नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि इसे भूल जाना ही बेहतर है। 8 आंखों वाले सांप ने कहा, सवाल यह नहीं है कि तुम तैयार हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम अंदर जाते ही मर जाओगे। 50 से ज्यादा मार्शल आर्ट संप्रदाय एक साथ स्थित हैं। अगर आप वहां जाएं भी तो 3 सिर और 6 हाथ मरने के लिए काफी नहीं हैं। अर्जुन ने एक पल सोचा और कहा, किसने कहा कि मैं हमला करने जा रहा हूँ? क्या मैं समझदार नहीं हो सकता? चलो पहले जाकर स्थिति देखते हैं। ऐसा कहने के बाद अर्जुन हल्के से उतरा। हालांकि ये संप्रदाय एक साथ बने थे, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़े नहीं थे। प्रत्येक संप्रदाय एक छोटे हरे पहाड़ या छोटे मैदान पर बसा हुआ था। संप्रदायों के बीच की दरारों में सड़कें और नागरिक इमारतें थीं। सड़कें लोगों के आने जाने से गुलजार थीं। यद्यपि यहाँ कोई भी नागरिक नहीं रहता था, फिर भी अनगिनत विदेशी मार्शल कलाकार यहाँ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और हथियार बेचने आते थे। इस तरह का स्थान मार्शल आर्ट सामग्री बेचने के लिए एक प्राकृतिक खजाना था। अर्जुन चौड़ी सड़क पर चल रहा था और उसके पास से गुजरने वाले सभी मार्शल कलाकार बिना किसी अपवाद के सभी मार्शल कलाकार थे। इसके अलावा हर 10 ब्लॉक पर एक संप्रदाय का प्रवेश द्वार दिखाई देता था। इस समय 50 से अधिक संप्रदायों से घिरा हुआ हलचल भरा शहर बेहद शोरगुल से भरा हुआ था। अर्जुन ने थोड़ी पूछताछ की और पता चला कि यह प्रथम श्रेणी का संप्रदाय वेलुरियम संप्रदाय था, जो आयुध प्रदर्शनी सम्मेलन शुरू करने वाला था। वेलुरियम संप्रदाय ने सभी संप्रदायों को आमंत्रित किया। 2 दिनों में वे सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करेंगे। एक ओर वे अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदर्शित करेंगे, दूसरी ओर आमंत्रित सभी संप्रदाय अपने अपने अस्त्र शस्त्र भी साथ लाएंगे। उस समय ये समृद्धि का एक अभूतपूर्व दृश्य होगा। क्यों? अर्जुन बुदबुदाया। क्या वे वेलुरियम संप्रदाय के विशेषज्ञ हैं? लेकिन वे किस तरह के हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं और किस उद्देश्य से? 8 आंखों वाले सांप ने कहा, यह एक अच्छा अवसर है। इस समय इस गड्ढे में अनगिनत विदेशी मार्शल कलाकार हैं। आप अशांत जल में मछली पकड़ सकते हैं, इसलिए आप बाकियों से अलग नहीं दिखेंगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें हथियार बनाना आता है? वे तो बस एक सैन्य प्रदर्शनी लगा रहे हैं। तुम भी क्यूई अभ्यासी के रूप में शामिल हो सकते हो। यह आसान होगा। ये सही है। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि उन 5 लोगों ने मुझे पहले भी देखा है और उनमें से एक को मैंने मार डाला था। अगर उन्होंने मेरा रूप देखा होता तो शायद वे मुझे तुरंत पहचान लेते। इस बिंदु पर अर्जुन ने अपने भंडारण की अंगूठी से टूटे हुए मानव त्वचा के मुखौटे को बाहर निकाला और कहा, हमें इस मुखौटे की मरम्मत के लिए पहले से ही जगह ढूंढनी होगी। यदि आप अंदर घुसने की हिम्मत करते हैं तो आप निश्चित रूप से मारे जाएंगे। अध्याय 1325 मानव त्वचा से बने मुखौटे कलाकृतियों की गहराई या गोलियों के परिष्करण का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक प्रकार की शिल्पकला थे। अर्जुन ने भी इस मुखौटे का अध्ययन किया था और सोचा था कि वह इसकी मरम्मत करने का प्रयास करेगा।
हालांकि कुछ देर तक देखने के बाद भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अर्जुन ने चारों ओर देखा। वहां काफी विदेशी मार्शल कलाकार थे जो इस बार आयुध प्रदर्शनी सम्मेलन में भाग लेने आए थे, और उनमें बड़ी संख्या में जुबाना दाव साधक भी थे। इसका कारण ये था कि हथियार गहन दाव के कारीगरों द्वारा बनाए जाते थे और यह समूह गहन दाव से निकटता से संबंधित था। अर्जुन ने मुखौटे को हाथ में लिया और ध्यान से उसे नापा। उसने अपनी बिजली जैसी प्रकाश विद्युत आंख भी खोली। उन्होंने पाया कि मुखौटे के हिस्सों को जोड़ने वाले छोटे छोटे धागे थे जो नग्न आंखों से लगभग अदृश्य थे। क्या आप एक दर्जी की तलाश कर रहे हैं? अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। वह पूरी तरह से अवाक था। सुई धागे से मरम्मत करनी है या फिर उसे भट्टी या गोली भट्टी में डालकर परिष्कृत करना है? बूढ़े आदमी मोलिंग ने उसे कई गहन दाव सिद्धांत सिखाए थे, लेकिन मुखौटे की मरम्मत करने का कोई तरीका नहीं था। अर्जुन के पास उनसे एक एक करके पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्रेटर के भीतर चहल पहल भरी सड़कों के दोनों ओर बड़ी संख्या में स्थानीय दुकानें फैली हुई थीं। राक्षसी जानवरों और राक्षसों का शिकार करने वाले या आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और हथियार इकट्ठा करने वाले योद्धा यहां लाकर सीधे दुकानों को बेचते थे। फिर दुकानें उन्हें विभिन्न संप्रदायों को बड़ी मात्रा में बेचने की सलाह देती थीं। इस दृष्टि से हर दुकान के दुकानदार साधारण व्यापारी नहीं होने चाहिए। उनके पास अत्यंत शक्तिशाली खजाना मूल्यांकन क्षमता होनी चाहिए और वे साधारण दिखने वाली चीजों में भी छिपे हुए मूल्य का पता लगाने में सक्षम होने चाहिए। यहाँ हर कोई विशेषज्ञ मूल्यांकन करता है। दुर्भाग्य से यहाँ कोई नीलामी घर नहीं है। अर्जुन ने बेतरतीब ढंग से एक स्पिरिट जड़ी बूटी की दुकान चुनी और अंदर चली गई। मूल्यांकन क्षमता के मामले में नीलामी घर के लोग ज्यादा पेशेवर थे, लेकिन यह नई दुनिया बहुत अजीब थी। अर्जुन से आने के बाद उन्होंने पहले कभी कोई नीलामी घर नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा कि नीलामी घर को भारी मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी, बड़ी संख्या में आम लोगों द्वारा चलाया जाएगा और औद्योगिक श्रृंखला बनाने के लिए नीलामी घर के आकार का विस्तार करने की आवश्यकता होगी। आमतौर पर सैकड़ों नीलामी घर एक ही परिवार के होते थे और वे एक दूसरे के साथ खजाने का आदान प्रदान कर सकते थे। मार्शल वर्ल्ड के भौगोलिक लाभ के कारण मार्शल वर्ल्ड के नीलामी घर आम लोगों के नीलामी घरों से बहुत अलग थे। आम नीलामी घरों को बस एक नीलामी घर खोलने की जरूरत होती थी, तभी वे मूल रूप से जीवित रह पाते थे। हालांकि केवल एक ही मार्शल आर्ट्स नीलामी घर खोला जा सका। ये बिल्कुल असंभव था, क्योंकि नीलाम की जाने वाली ज्यादातर वस्तुएं स्पिरिट जड़ी बूटियां, गढ़ने की सामग्री और यहाँ तक कि हथियार भी थीं। वे आत्मिक जड़ी बूटियां, कलाकृतियां, गढ़ने की सामग्री और यहाँ तक कि राक्षसी जानवरों के फर भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बिखरे पड़े थे। सिर्फ एक नीलामी घर खोलकर इतने सारे इलाकों की देखभाल करना नामुमकिन था। वे खाने के लिए सिर्फ पहाड़ों और पानी पर निर्भर रह सकते थे। हालांकि ये तरीका संभव नहीं था। आपका नीलामी घर समुद्र के पास है, इसलिए राक्षसी जानवरों के दांत और फर मिलना आसान है। लेकिन अगर कोई आकर कलाकृतियां गढ़ने का सामान खरीदना चाहे तो आप उसे कहां से लाएंगे? कोई और नीलामी घर नहीं है जो आपकी सीधे मदद कर सके। इस दुनिया में साधारण लोगों की संख्या मार्शल कलाकारों की संख्या से बहुत कम थी। अर्जुन को तुरंत ही इस कड़ी का पता चल गया। इस तरह क्या हुआन पोकुलिन कोल, जो अभी अभी नई दुनिया में आया था, फिर से धन संपत्ति नहीं बना पाएगा? ये चीज। दुकानदार ने मानव त्वचा का मुखौटा पकड़ा और अवाक रह गया। अर्जुन ने अपना संयम वापस पाया और पूछा, क्या इसकी मरम्मत हो सकती है? दुकानदार ने अपना सिर हिलाया। यदि आप आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, गोलियां या ऐसी ही कोई चीज लेकर आएं तो मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूं, लेकिन मैं इस काम में कुशल नहीं हूं। अर्जुन असहाय था। दुकानदार को धन्यवाद देकर वह दूसरी हथियार की दुकान पर चला गया। हालांकि हथियार की दुकान के दुकानदार ने इसे पढ़ने के बाद सिर हिला दिया। उसने पहले कभी इस तरह के क्षेत्र को नहीं छुआ था। वहां मुखौटे बनाने वाली कई दुकानें थीं, लेकिन ऐसे मुखौटे पारंपरिक मुखौटों से अलग थे।
अर्जुन ने मन ही मन सोचा। ऐसा लग रहा था कि अपने पेशेवर क्षेत्र को सीधे लक्ष्य बनाकर कुछ भी हासिल करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर होगा कि वह अपने क्षितिज से ही शुरुआत करे। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को वह ढूंढ रहा था उसे इसकी मरम्मत करना जरूरी न हो, बशर्ते उस व्यक्ति ने पहले भी ऐसी चीज देखी हो और उसे पता हो कि इसकी मरम्मत कहाँ हो सकती है, तो सब ठीक रहेगा। इस शहर में सबसे बड़ी दुकान कहाँ है? अर्जुन ने सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मेज पर रखते हुए पूछा। दुकानदार ने सोने के सिक्के तौले और मुस्कुराया। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम दक्षिणी पवन मंडप में जाकर इस बारे में पूछ सकते हो। जो भी चीज हम पहचान नहीं पाते उसे हम आमतौर पर दक्षिणी पवन मंडप में भेज देते हैं। वहाँ बहुत अच्छे विशेषज्ञ मौजूद हैं। धन्यवाद। अर्जुन ने तुरंत दुकानदार द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण किया और दक्षिणी पवन मंडप की ओर चल पड़ा। हालांकि इस दक्षिणी पवन मंडप की भौगोलिक स्थिति अत्यंत खतरनाक थी, क्योंकि यह वेलुरियम संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर स्थित था। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, यह कोई संयोग नहीं होना चाहिए। पूरे वेलुरियम संप्रदाय में केवल 4 लोग ही हैं जिन्होंने उसे देखा है। मुझे डर है कि वे दक्षिणी पवन मंडप में उससे नहीं मिलेंगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि वेलुरियम संप्रदाय के 4 विशेषज्ञों ने उस सुंदर आदमी को क्यों नहीं मारा और उसे अपने साथ ले गए? 8 आंखों वाले सांप ने अचानक एक ऐसा सवाल पूछा जो अर्जुन खुद कभी नहीं समझ पाया था। मुझे नहीं पता, पहले देख लेते हैं। अगर अंदर कुछ और होगा तो हम कोई फैसला लेंगे। अर्जुन ने दूर से दक्षिणी पवन मंडप देखा। यह एक छोटी सी इमारत थी जिसका आकार छोटा था। ऊपर नीचे सिर्फ 3 मंजिलें थीं, उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा छोटी। हालांकि जैसे ही अर्जुन दक्षिणी पवन मंडप के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्हें किसी ने रोक दिया। द्वारपाल ने अर्जुन को सिर से पैर तक देखा और तिरस्कार पूर्वक कहा, हमारे दक्षिणी पवन मंडप के सज्जन बहुत व्यस्त हैं। यदि आपके पास कुछ भी वास्तविक नहीं है तो उनका समय बर्बाद न करें। डॉगाइज लोगों को नीची नजर से देखते थे। आपको प्रवेश के लिए अभी भी योग्यता की आवश्यकता है, अर्जुन ने पूछा। वेटर ने कहा, दूसरों को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें है। अपने कपड़े देखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अमीर नहीं हो। अर्जुन ने उसके साथ अपनी सांस बर्बाद नहीं की और सीधे रैंक 5 मैजिक क्रिस्टल निकाल लिया। वेटर की आंखें चमक उठी और उसका व्यवहार तुरंत और भी सम्मानजनक हो गया। हालांकि उसने सिर हिलाया और कहा, जादुई क्रिस्टल के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इस चीज की कीमत बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यह क्लास 5 का जादुई क्रिस्टल है। कृपया वापस जाएं। जादुई क्रिस्टल खजाने थे, लेकिन वे रहस्यमय नहीं थे और उनका मूल्यांकन करने का कोई मतलब नहीं था। इसके बारे में क्या? अर्जुन ने एक और रैंक 5 मैजिक क्रिस्टल निकाला। वेटर की नजर सीधी हो गई और उसने जल्दी से कहा, लेकिन अर्जुन मुस्कुराया और मुट्ठी भर रैंक 5 जादू क्रिस्टल बाहर ले आया। वेटर 2 कदम पीछे हटकर सीधा जमीन पर बैठ गया। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था और आंखें लाल हो गई थीं। अर्जुन ने कहा, क्या मेरे पास सज्जनों को दृढ़ बनाने के लिए कोई दुर्लभ खजाना नहीं है, लेकिन अगर मैं उन्हें 2 टियर 5 मैजिक क्रिस्टल देता हूँ तो यह उनके समय की बर्बादी नहीं होगी, है ना? वेटर उछलकर उठा और झट से अर्जुन के शरीर से मिट्टी झाड़ दी। एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसने कहा, यह आप पर निर्भर है, यह आप पर निर्भर है। कृपया अंदर आइए। अर्जुन ने ठंडी सांस ली और तुरंत अंदर कदम रखा, लेकिन जैसे ही वह पहली मंजिल पर हॉल में दाखिल हुआ, अर्जुन का दिल बैठ गया। अंतहीन जंगल के 4 विशेषज्ञों में से एक पहली मंजिल पर बैठकर चाय पी रहा था। उस आदमी के दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो ढलती उम्र का था। दोनों आपस में फुसफुसा रहे थे। अध्याय 1326। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क उठा और उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। वेटर ने पहले ही अर्जुन को खींच लिया था। वह पहली मंजिल पर एक सज्जन को ढूंढना चाहता था ताकि उसका परिचय करा सके। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और जल्दी से कहा, मुझे दूसरी मंजिल पर ले चलो। जल्दी, वेटर ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन पहली मंजिल पर यह सज्जन
जल्दी करो। अर्जुन ने तुरंत क्लर्क के हाथ में एक जादुई क्रिस्टल थमा दिया और उसे एस्ट्रल क्यूई में लपेट दिया ताकि क्लर्क की हथेली जलने से बच सके। वेटर इतना खुश हुआ कि उसकी आंखें सीधी हो गईं। उसने बस सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी मंजिल पर ले चलता हूँ, मेरे पीछे आओ। अर्जुन ने अपना सिर नीचे किया और वेटर के पीछे सीढ़ियों से ऊपर चला गया, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही वे दोनों सीढ़ियों से ऊपर चले गए, वेलूरियम संप्रदाय के शिष्य ने लापरवाही से सीढ़ियों की ओर देखा और अर्जुन की पीठ देखी। शिष्य सोच में पड़ गया जब उसने अर्जुन की पीठ को दूसरी मंजिल के कोने पर गायब होते देखा। क्या तुम किसी मित्र से मिले हो? बूढ़े व्यक्ति ने शिष्य से पूछा। शिष्य ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने वह आकृति पहले भी देखी है, लेकिन कुछ समय से मुझे वह याद नहीं आ रही है। दूसरी मंजिल पर अभी भी कुछ चाय की मेजें थीं। कुछ मेहमान दक्षिणी पवन मंडप के सज्जनों के लिए अपनी अपनी मनपसंद चीजें लिए हुए थे। अर्जुन को बेचैनी महसूस हुई, इसलिए उसने क्लर्क को एक और जादुई क्रिस्टल दिया और तीसरी मंजिल पर चला गया। तीसरी मंजिल खाली थी, केवल दो बूढ़े आदमी सामने बैठे थे और आराम से शतरंज खेल रहे थे। अर्जुन पहले ही रास्ता भटक चुका था। उसे यहाँ मानव त्वचा का मुखौटा ठीक करना था और उसे वहीं ठीक करना था, वरना जब वे सीढ़ियों से नीचे उतरते तो उस शिष्य को जरूर दिख जाते। दो बूढ़े आदमी, एक मोटा और एक पतला, चाय पीते समय आंखें मूंद रहे थे। उनकी नजरें शतरंज की बिसात पर घूम रही थीं। दुबले पतले बूढ़े आदमी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, बैठ जाओ। जैसे ही अर्जुन बैठा, उसने तुरंत मानव त्वचा का मुखौटा निकाला और उसे दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति को दिखाया। ये चीज? दुबले पतले बूढ़े आदमी ने उसे नाप कर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मुझे उम्मीद है कि बूढ़े सज्जन मुझे इसे देखने में मदद कर सकते हैं। क्या इस चीज की मरम्मत की जा सकती है और इसे कहाँ मरम्मत किया जाना चाहिए? दुबले पतले बूढ़े आदमी ने मोटे बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, उसे दिखाओ अगर वह तुम्हारी मदद करने को तैयार है। अर्जुन ने मोटे बूढ़े आदमी को बेचैनी से देखा, लेकिन मोटे बूढ़े ने अर्जुन की तरफ देखा तक नहीं। अर्जुन के पूछने पर भी उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन थोड़ा शर्मिंदा होकर वहीं बैठ गया। दुबले पतले बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये व्यक्ति हमारे दक्षिणी पवन मंडप से नहीं है, लेकिन वह आपके मुखौटे की मरम्मत कर सकता है। लेकिन उसकी मदद करने के लिए एक शर्त है। क्या शर्तें? बस बता दो, अर्जुन ने कहा। दुबले पतले बूढ़े आदमी ने मोटे बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, तुम्हें उसे भी यही चीज देनी होगी। उसने पहले कभी कुछ देखा या सुना नहीं है, इसलिए वह मदद करने को तैयार है। अर्जुन दंग रह गया। इस नई दुनिया के खजाने उसकी अपनी दुनिया के खजानों से कहीं ज्यादा थे। उसके पास छठी, सातवीं और गहन श्रेणी की हर तरह की गोलियां थीं। उसके पास ऐसी कौन सी बात थी जिसके बारे में उस मोटे बूढ़े ने कभी नहीं सुना था? काफी देर सोचने के बाद भी अर्जुन को कोई नतीजा नहीं मिला। अगर उसके पास नाइटमेयर सेबर होता तो वह अपनी किस्मत आजमा सकता था, लेकिन अब मोटा बूढ़ा आदमी शतरंज की बिसात को देखता रहा और अर्जुन की बात अनसुनी करता रहा। कुछ मिनट बाद आखिरकार उसने कहा, चूंकि ऐसी कोई बात नहीं है तो कृपया वापस चले जाए। नीचे से कदमों की आहट सुनाई दी। अर्जुन की असाधारण श्रवण शक्ति ने उसे भांप लिया। उसने अपने मन और आंखों से देखा कि यह वेलूरियम संप्रदाय का ही शिष्य था जो दूसरी मंजिल पर गया था। प्रथम तल पर वृद्ध व्यक्ति के साथ शिष्य ने द्वितीय तल पर उस सज्जन को ढूंढा, मानो वह किसी बात का मूल्यांकन कर रहा हो। उस शिष्य के हाथ में एक ओरिजिन पिल थी। मुझे नहीं पता उसे वह कहाँ से मिली। ओरिजिन गोलियां अपनी दुनिया के लिए अनोखी थीं। इन्हें आधी लौकी से बनाया गया था। ये अपनी दुनिया में आम थीं, लेकिन इस दुनिया में बाई कबीले के अलावा ओरिजिन गोलियां पहले कभी नहीं दिखाई दी थीं। दूसरी मंजिल पर बैठे सज्जन उसे पहचान नहीं पाएंगे। उस समय वेलूरियम संप्रदाय के अनुयायी तीसरी मंजिल तक जरूर चलेंगे। समय बहुत महत्वपूर्ण था। अर्जुन ने मन ही मन खुद को बेवकूफी के लिए डांटा। उस समय वह कुछ मूल गोलियां पाने के लिए भी काफी मजबूत था, लेकिन क्योंकि ये चीजें बहुत बुरी थीं, इसलिए वे सब उसके ही हाथों नष्ट हो गईं।
यदि उसके हाथ में एक होता तो क्या वह उसे उस मोटे बूढ़े आदमी को नहीं दे पाता? ये खतरनाक है बच्चे। अर्जुन, उस शिष्य ने दूसरी मंजिल पर बैठे सज्जन से बात करना शुरू कर दिया है। जब वह ऊपर आएगा और तुम्हें देखेगा तो चिल्लाएगा और तुम उड़ नहीं पाओगे। ये वेलूरियम संप्रदाय का प्रवेश द्वार है। अर्जुन ने खिड़की की तरफ देखा। अगर वह सचमुच ऐसा नहीं कर सकता था तो वह सीधे खिड़की से कूदकर भाग जाता, या फिर वह सीधे उस शिष्य को मार भी सकता था। हालांकि उसे मारने से वेलूरियम संप्रदाय भी सतर्क हो जाता। अगर वह भाग गया तो क्या इससे वेलूरियम संप्रदाय का संदेह नहीं बढ़ेगा और उनकी सुरक्षा मजबूत नहीं होगी? उस समय वेलूरियम संप्रदाय में घुसना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अर्जुन ने पहले ही शून्य दिव्य बिजली की शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया था। वेलूरियम संप्रदाय के किसी बुजुर्ग द्वारा पीट कर मार डाले जाने से तो भाग जाना ही बेहतर था। अभी भी नहीं जा रहे हो? मोटे बूढ़े आदमी ने उदासीनता से कहा। अगर तुम चाहते हो कि मैं बिना किसी खजाने के तुम्हारी मदद करूं तो तुम बकवास कर रहे हो। सपना। अर्जुन के मन में अचानक एक प्रेरणा फूट पड़ी। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और शीघ्रता से सो गया। सपनों की दुनिया में उसके आसपास की हर चीज अभी भी मौजूद थी। अर्जुन ने अपनी भंडारण अंगूठी से 5वीं श्रेणी का जादुई क्रिस्टल निकाला और सपना देखा। उसे स्वप्न के रूप में रैंक 5 का जादुई क्रिस्टल प्राप्त हुआ था। ये वस्तु भी वास्तविक दुनिया में लाई जाती, लेकिन 10 मिनट बाद अपने आप गायब हो जाती, वरना वह जादुई क्रिस्टलों की अनगिनत बार इसी तरह प्रतिकृति बना पाता। क्या ये स्वर्ग को चुनौती देने वाला कदम नहीं होगा? जादुई क्रिस्टल। मोटे बूढ़े आदमी ने अर्जुन की हथेली में कक्षा 5 के जादुई क्रिस्टल को देखा और कहा, ये सही है। ये चीज वास्तव में कीमती है, लेकिन दुर्भाग्य से यह नई नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया। एक बार फिर देखो। मोटे बूढ़े आदमी ने ये सुना और जादुई क्रिस्टल को देखा। उसने अचानक पाया कि जादुई क्रिस्टल की सतह एक धुंधले काले प्रभामंडल से ढकी हुई थी, जिससे जादुई क्रिस्टल बिल्कुल नकली लग रहा था। न सिर्फ मोटा बूढ़ा उत्सुक था, बल्कि दुबला पतला बूढ़ा भी उसकी ओर आकर्षित हो गया। दोनों बूढ़े अर्जुन के हाथ में जादुई क्रिस्टल को देखते रहे और विस्मय में क्लिक करते रहे। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मोटे बूढ़े आदमी को सचमुच दिलचस्पी हुई। अर्जुन के पास समझाने का कोई तरीका नहीं था। वह बस यूं ही कह सका, अंतहीन जंगल में मेरा सामना एक दुष्स्वप्न राक्षस से हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह सपनों और हकीकत के बीच चक्कर लगा सकता है। ओह! दोनों बूढ़े आदमी अचानक खड़े हो गए और अविश्वास से अर्जुन को देखने लगे। अर्जुन के शब्द वास्तव में एक कल्पना थे, लेकिन जादुई क्रिस्टल अर्जुन के हाथों में पड़ा था, इसलिए इस पर विश्वास न करना असंभव था। मोटे बूढ़े के भी होंठ कांपने लगे। हाँ, ऐसी कोई चीज होती है तो क्या हमारी मानव जाति खतरे में नहीं है? जब अर्जुन ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है तो उसने कुछ ज्यादा ही झूठ बोला। अगर उसने बाद में मोटे बूढ़े को डरा दिया तो वह अपना मुखौटा ठीक करने के मूड में नहीं होगा। चिंता मत करो, बढ़ूं। ऐसे राक्षस ज्यादा नहीं होने चाहिए और वे केवल सौभाग्य क्षेत्र में ही हैं। क्या मैंने खुद एक को नहीं मारा? यह कोई खास बात नहीं है। ये सुनकर दोनों बुजुर्ग सशंकित हो गए, लेकिन उनके दिलों में बहुत राहत थी। एक चमत्कार। मोटे बूढ़े आदमी ने अपने काले दस्ताने पहने और जादुई क्रिस्टल हाथ में थाम लिया। खैर, वह उसकी जितनी भी तारीफ करे कम है। चमत्कार। ये सचमुच चमत्कार है। ये जादुई क्रिस्टल एक कल्पना जैसा है। यह असली और नकली दोनों लगता है, लेकिन इसमें सचमुच एक राक्षस की शक्ति है। ये सचमुच इस दुनिया में सचमुच दुर्लभ है। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन मुस्कुराया। मोटा बूढ़ा आदमी खुशी से मुस्कुराया। छोटे दोस्त के जादुई क्रिस्टल ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अगर तुम ये जादुई क्रिस्टल मुझे देने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अध्याय 1327। अर्जुन ने कहा, मैं इसे आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि किसी कारण से इस जादुई क्रिस्टल का मेरे साथ एक आत्मा संबंध है। अगर यह मेरे हाथ से छूट जाए तो 5 से 10 मिनट में अपने आप गायब हो जाएगा और फिर से मेरे ऊपर आ जाएगा। ओह! मोटे बूढ़े आदमी का मुंह आकार में बदल गया था और उस
उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं, जिससे उसे और भी अधिक आश्चर्यजनक महसूस हो रहा था। लेकिन इसी समय अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा कि दूसरी मंजिल पर बैठे सज्जन ने साफ साफ कहा था कि उन्होंने ऐसी औषधीय गोली पहले कभी नहीं देखी। वेलुरियम संप्रदाय के अनुयायी भी निराश हो गए, वे ऊपर आने ही वाले थे। बहुत देर हो चुकी है। अचानक दूसरी मंजिल पर बैठे सज्जन ने कहा, अगर मैंने इसे पहले नहीं देखा है तो मुझे डर है कि ऊपर वाले वरिष्ठ भाई ने भी इसे नहीं देखा होगा। इस औषधीय गोली की उत्पत्ति अज्ञात है और इसमें एक अत्यंत विशेष ऊर्जा है। ऐसा लगता है जैसे इसने किसी व्यक्ति को अनंत काल तक एक औषधीय गोली में बदल दिया हो। क्या ऐसी कोई चीज है? वेलुरियम संप्रदाय के शिष्य का ध्यान तुरंत उनकी ओर आकर्षित हुआ और वह उस सज्जन से बातचीत करने लगे। अर्जुन ने राहत की सांस ली और जल्दी से जादुई क्रिस्टल मोटे बूढ़े आदमी को दे दिया। फिर उसने उसे मानव त्वचा वाले मुखौटे को सौंप दिया और कहा, कृपया एक बार मेरी मदद कर दीजिए। मोटा बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम्हें वाकई इस मुखौटे के लिए सही व्यक्ति मिल गया है। सौभाग्य से मैं आज साउथ विंड पवेलियन में मेहमान बनकर आया था, वरना तुम सचमुच कोई रास्ता नहीं ढूंढ पाते। ये मुखौटा वास्तव में एक अचेतन जीवित चीज है। ये जीवित है और मेजबान की इच्छा के अनुसार अपनी उपस्थिति को बदल सकता है ताकि एक बेहतरीन भेस का उद्देश्य पूरा हो सके। जिंदा। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। इतने सालों से वह अपने चेहरे पर एक जिंदा प्राणी पहने हुए था। मोटे बूढ़े आदमी ने कहा, ये कहना सही नहीं है कि यह एक जीवित प्राणी है। ये सख्त अर्थों में एक जीवित प्राणी नहीं है। इसे सीधे भंडारण रिंग में रखा जा सकता है। यह, अर्जुन ने जल्दी से बीच में टोकते हुए कहा, कृपया इसे ठीक करने में मेरी मदद करें। ये जूनियर बहुत आभारी है। मोटा बूढ़ा आदमी मूल रूप से अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहता था ताकि वह उस शर्मिंदगी की भरपाई कर सके जो उसने पहले कभी दुष्स्वप्न क्रिस्टल को नहीं देखा था। लेकिन जब उसने अर्जुन की तत्परता देखी तो वह रुक गया और कहा, ठीक है, मैं इसे आपके लिए तुरंत ठीक कर सकता हूँ। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, ये वरिष्ठ व्यक्ति दक्षिणी सम्राट का विश्वसनीय सहयोगी है। वह दक्षिणी सम्राट के अधीन सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है। उसके यहाँ होने से आप निश्चिंत रह सकते हैं। मोटे बूढ़े आदमी ने मुखौटा मेज पर रखा और उसे एक हाथ से ढक लिया। उसकी हथेली में एक धुंधली सफेद रोशनी दिखाई दी। उसी समय दुबला पतला बूढ़ा आदमी भी अर्जुन के साथ बातचीत कर रहा था और उसे पता चला कि मोटा बूढ़ा आदमी विशेष रूप से आयुध प्रदर्शनी सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ आया था। एक तो ये कि वह अपने क्षितिज को व्यापक बनाना चाहता था और दूसरा ये कि लगभग 10 दिन पहले उसने सुना था कि पश्चिमी सम्राट महाद्वीप में कुछ युवा योद्धा थे जिन्होंने बिना किसी स्पष्ट कारण के आत्मविस्फोट कर लिया था। दक्षिणी सम्राट चिंतित हो गया और उसने मुख्य चिकित्सक को ये जांचने के लिए भेजा कि क्या मार्शल कलाकार का आत्मविस्फोट कोई नई बीमारी है। इस बार आयुध प्रदर्शनी सम्मेलन में अनगिनत लोग आए थे। शायद उनमें से किसी ने किसी मार्शल आर्टिस्ट को आत्मविनाश करते हुए देखा होगा, इसलिए उस मोटे बूढ़े ने सबसे पहले यही जगह चुनी। अर्जुन का दिल धड़क उठा। ब्लैक टॉवर, स्वर्गीय गहन संप्रदाय नहीं, बाई कबीला फिर से शुरू हो रहा है। उन्होंने अंततः अपने हाथ अपनी दुनिया की ओर बढ़ाए। अर्जुन को ओल्ड मैन मोलिंग का औषधीय उद्यान सिद्धांत याद आया। बाई कबीले ने अर्जुन की दुनिया को एक जड़ी बूटी उद्यान के रूप में इस्तेमाल किया, लाखों लोगों का शिकार किया, हमले के लिए हथियार के रूप में घटिया मूल गोलियों का इस्तेमाल किया और नई दुनिया और 5 सम्राटों के खिलाफ लड़ने के लिए काले टॉवर का इस्तेमाल किया। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि बाई कबीला इतना महत्वाकांक्षी होगा, न ही उसने उनसे इतनी जल्दी हमला करने की उम्मीद की थी। काले टावर ने दायरे को नजरअंदाज कर दिया, बल्कि ये जनजात प्रतिभा का सीधा हमला था। यदि 5 सम्राटों की प्रतिभा में से एक स्वर्गीय आत्मा 5 शिराओं तक पहुंचने में विफल रही तो वह तुरंत काले टावर के सामने मारा जाएगा। ये भयानक और घटिया मूल गोली मार्शल आर्ट के पूरे इतिहास में सबसे बड़ी आपदा बन गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि हर जगह हर कोई एक सुंदर महिला के प्रकट होने पर आत्मविनाश कर ले?
अर्जुन ने पूछा। जुबान किंगजू की खूबसूरती छुपाए नहीं छिप सकती थी, कोई न कोई उस पर जरूर ध्यान देगा। केवल उसके पास ही दुर्लभ स्वर्गीय आत्मा 5 मेरिडियन थे। उत्तरी सम्राट के प्रतिष्ठित बाई वंश में भी ऐसी प्रतिभा दुर्लभ थी। तुम्हें कैसे पता? दुबले पतले बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से पूछा। वास्तव में जब भी किसी राज्य में कोई युवा योद्धा विस्फोट करता है तो एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट होती है। क्या ये हो सकता है कि वह महिला वास्तव में उतनी ही सुंदर हो जितनी की किंवदंतियों में कहा गया है? वह इतनी सुंदर है कि कोई भी उसे सीधे नहीं देख सकता, जिससे युवा मार्शल कलाकार का दांव हृदय अस्थिर हो जाता है और वह पागल होकर आत्मविनाश करने के लिए प्रेरित होता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है ना? दुबले पतले बूढ़े आदमी को पूरी तरह से गलतफहमी थी, लेकिन ज्यादातर लोग उनके बीच के संबंध को समझ नहीं पाए। अर्जुन ने और कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा बहुत भद्दा था। सीढ़ियों पर पहले से ही कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। इसी समय मोटे बूढ़े व्यक्ति ने मानव त्वचा के मुखौटे की मरम्मत भी पूरी कर ली। जब वेलुरियम संप्रदाय के शिष्य ने अंतिम सीढ़ी पर कदम रखा तो अर्जुन ने भी अपने चेहरे पर मानव त्वचा का मुखौटा पहन लिया और तुरंत जियांग बेई के रूप में बदल गया। सर, मेरे पास कुछ है। हम कोई मेहमान है। वेलुरियम संप्रदाय के शिष्य ने मूल गोली ली और अर्जुन को देखा। शिष्य की आंखों में संदेह की एक झलक उभरी। उसे हमेशा लगता था कि अर्जुन की आकृति कुछ जानी पहचानी सी है। सीढ़ियों पर जो आकृति उसने देखी थी वही शायद वही होगी। क्या हम मिले हैं? शिष्य ने अर्जुन को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया। दोनों बूढ़े लोगों ने एक दूसरे को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और साथ ही अर्जुन को भी देखा। धिक्कार है, वह मोटा बूढ़ा दक्षिणी सम्राट का भरोसेमंद सहयोगी है और वेलुरियम संप्रदाय दक्षिणी सम्राट द्वारा व्यक्तिगत रूप से समर्थित एक संप्रदाय है। शायद वह मोटा बूढ़ा अपना मुखौटा उतार दे। निश्चित रूप से। मोटे बूढ़े आदमी ने सोच विचार कर सिर हिलाया और कहा, छोटे दोस्त, मैं पहन रहा था मूल गोली। अर्जुन मोटे बूढ़े आदमी के सामने आया और वेलुरियम संप्रदाय के शिष्यों के हाथों में गोली का नाम कहा। वेलुरियम संप्रदाय के शिष्य को भी सुखद आश्चर्य हुआ। मित्र, क्या आपने इस तरह की गोली पहले देखी है? दोनों बूढ़े व्यक्ति भी जिज्ञासा से आकर्षित हुए और उसी समय मूल गोलियों को देखने से विचलित हो गए। अर्जुन ने राहत की सांस ली और कहा, मैंने इस तरह की गोली पहले भी देखी है। ये बेहुआंग बाई कबीले के लिए अद्वितीय है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह गोली वास्तव में क्या करती है। अर्जुन की तह तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। पहली बात तो ये कि उसे चारों मानव सम्राटों के बीच की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। दूसरी बात, वह मूल गोली की उत्पत्ति के बारे में ठीक से नहीं बता पा रहा था, वरना उसके निम्न स्तर का मामला उजागर हो जाता। एक बार यह रहस्य उजागर हो गया तो केवल एक ही विनाशकारी परिणाम होगा। बाई कबीले के पास मूल गोलियां आ जाने के बाद बाकी 3 मानव सम्राट कभी भी बाई कबीले पर हमला नहीं करेंगे। यह मौत को दावत देने के बराबर था। उस स्थिति में तीनों सम्राट केवल एक ही काम कर सकते थे, वह था एक नया स्थानिक मार्ग खोलना और अर्जुन के निचले तल की ओर धावा बोलकर उसे बाई वंश से छीन लेना। वह और अधिक लोगों को मारकर और अधिक मूल गोलियां परिष्कृत करना और उन्हें बाई वंश के साथ संतुलित करना चाहता था। उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व 4 महान सम्राट दूसरे विमान पर उतरे और एक प्रतियोगिता में अर्जुन के गृहनगर के मनुष्यों का वध कर दिया। इसका परिणाम एक भयानक दृश्य था जिसके बारे में अर्जुन ने कभी अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था। ये रहस्य, यदि वह मर भी गया तो भी उसके पेट में सड़ता रहेगा। अगर यह बात लीक हो जाती तो तीनों सम्राटों के लिए बेहुआंग बाह्य पर हमला करना सचमुच संभव था। हालांकि इसकी कीमत उसकी दुनिया के सभी इंसानों को चुकानी पड़ती। अर्जुन इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकता था। तुम्हारे विचार अधिकाधिक सूक्ष्म होते जा रहे हैं, 8 आंखों वाले सांप ने अर्जुन के हृदय में कहा। अध्याय 1328। 20 दिन पहले बाई कबीला। बाई बुडाओ ने अपने हाथ नीचे कर लिए और घुमावदार पहाड़ी सड़क पर आदरपूर्वक और सावधानी से बाई के पीछे चलने लगा। बाई ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और सीढ़ियां चढ़ने लगा।
पहाड़ के आधे रास्ते में एक पत्थर की पट्टिका दिखाई दी। उस पर लिखे 2 शब्दों निषिद्ध क्षेत्र ने भाई वुडाओ को अचानक झिझका दिया और वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वुडाओ, बाइहे ने भाई वुडाओ की ओर पीट करके कहा, क्या तुम जानते हो कि यह किस तरह की जगह है? भाई वुडाओ ने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और कहा, ये बाई कबीले का निषिद्ध क्षेत्र है। इस जूनियर को बचपन में बार बार चेतावनी दी गई थी कि उसे इस जगह पर घुसपैठ नहीं करनी चाहिए। बाइहे ने सिर हिलाया और कहा, आप केवल एक ही चीज जानते हैं, दूसरी नहीं जानते। ये बाई कबीले का निषिद्ध क्षेत्र है, लेकिन साथ ही ये वह स्थान भी है जहां पूर्वज खेती करते थे। जब उन्होंने पूर्वज शब्द का उल्लेख किया तो भाई वुडाओ का दिल कांप उठा। उनके विचार 5000 वर्ष पूर्व के प्राचीन और शानदार युग की ओर चले गए। उस समय बाई कबीला सुर्खियों में था और उनके बराबर कोई दुश्मन नहीं था। भाई वुया को प्राचीन काल में सर्वोच्च विशेषज्ञ माना जाता था। आज भी मार्शल आर्ट की सिद्धियों के मामले में वे सर्वोच्च व्यक्ति हैं। भाई वुया की सिद्धियों को आज तक कोई पार नहीं कर पाया। ये 3 शब्द कभी मार्शल आर्ट के शिखर का प्रतिनिधित्व करते थे। उस युग में एक कहावत थी जिसे स्वर्गीय दाओ असीम है, केवल वह कहा जाता था। बाइहे ने कहा, आप जो देख सकते हैं उससे मेरी मार्शल साधना कैसी है? भाई वुडाओ जल्दी से नीचे झुके और कहा, महान पूर्वज की मार्शल आर्ट उपलब्धियां शायद अब हमारे पूर्वजों से कमतर नहीं हैं। बेहुआंग बाइहे पहले से ही एक महान मानव था। उसकी शक्ति दक्षिण पूर्व और पश्चिम के 3 सम्राटों से कहीं ज्यादा थी। केवल 3 सम्राट ही बाइहे को बमुश्किल हरा पाए। बाइहे मुस्कुराए और धीरे से आह भरते हुए बोली, मैंने वास्तव में साधना क्षेत्र के संदर्भ में अपने पूर्वजों को पकड़ लिया है। लेकिन आप जानते हैं, ताकत निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसका साधना क्षेत्रों द्वारा सम्मान किया जाता है। पूर्वज 9 महान स्वर्गीय क्लेशों के अंतिम चरण में हैं और मैं भी 9 महान स्वर्गीय क्लेशों के अंतिम चरण में हूँ। लेकिन अगर हम वास्तव में प्रतिस्पर्धा करते हैं। बाइहे ने पलटकर भाई वुडाओ को गौर से देखा। मुझे डर है कि मेरे लिए अपने पूर्वजों के हाथों 3 चालें चलना मुश्किल है, उसने कहा। बाइहे के शब्दों ने निस्संदेह भाई वुडाओ को बहुत चौंका दिया। डरो मत, मेरे पीछे आओ। बाई कबीले का निषिद्ध क्षेत्र तुम्हारे लिए खुलने का समय आ गया है। बाइहे मुड़ा और अपने हाथ पीठ के पीछे करके पहाड़ की चोटी की ओर चलता रहा। भाई वुडाओ उत्साहित था। वह जानता था कि इस कदम का क्या मतलब है, यानी ताइजू बाइहे आखिरकार बाई कबीले की भारी जिम्मेदारी उसे सौंपने वाला था। रास्ते में दोनों अवाक रह गए। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा बिना किसी सजावट के साधारण सी लग रही थी। ये बहुत ही साधारण थी, लेकिन गुफा के अंदर की जगह छोटी नहीं थी। ये लगभग एक साधारण अखाड़े के आकार की हो सकती थी। गुफा में तेज रोशनी थी और आसपास की दीवारें किताबों की अलमारियों से भरी थीं। अलमारियों पर किताबों के पहाड़ लगे हुए थे। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एक दीवार पर एक उभरा हुआ भित्तिचित्र उकेरा गया था। इसकी छवि स्वयं भाई वुया की थी। गुफा के बीच में 2 पत्थर के फ्यूटन थे। बाइहे ने फ्यूटन की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ। भाई वुडाओ जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई और बाइहे के व्याख्यान का सम्मानपूर्वक इंतजार करने लगी। बाइहे भी भाई वुडाओ के सामने बैठे और बोले, हमारे बाई कबीले के लिए 9वें स्तर के स्वर्गीय क्लेश मार्शल कलाकार को साधना वास्तव में मुश्किल नहीं है। अपनी ताकत के साथ हमें बस समय की आवश्यकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम साधना से अधिक प्रतिभा को महत्व क्यों देते हैं? भाई वुडाओ ने अपना सिर हिलाया। बाइहे ने कहा, क्योंकि प्रतिभा न केवल ये निर्धारित करती है कि आपका मार्शल डाओ कहाँ है, बल्कि यह आपकी गहराई भी निर्धारित करती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे पूर्वज और मैं दोनों ही स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर पर हैं। हालांकि अगर मैं उनमें से 10 को भी जोड़ दूं, तब भी मैं अपने पूर्वज के बराबर नहीं हूं। मुझ में जो कमी है वह है मेरे पूर्वज की सर्वोच्च दिव्य प्रतिभा। भाई वुडाओ को अचानक अर्जुन का ख्याल आया और वह उदास हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसने अर्जुन को कभी स्वीकार नहीं किया था, उसके पास ये स्वीकार करने के
अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह अर्जुन का विरोधी नहीं था। भाई बुडाओ का जीवन सहज और सुचारू कहा जा सकता है। यहाँ तक कि बाईकुल में भी, जहाँ कई प्रतिभाशाली लोग थे, कोई भी समान आयु का व्यक्ति उसे कभी नहीं हरा पाया था। जब तक भाई बुडाओ की मुलाकात अर्जुन से नहीं हुई, तब तक उसे अंततः हार का सामना नहीं करना पड़ा। ये कहने के बजाय कि अर्जुन वह व्यक्ति था जिससे भाई बुडाओ सबसे अधिक नफरत करता था, ये कहना बेहतर था कि उस लड़ाई के बाद अर्जुन पहले से ही भाई बुडाओ का आंतरिक दानव बन गया था। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। बाई ही मुस्कुराई और बोली, लेकिन इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। क्या तुम्हें पता है कि इस साल तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? भाई बुडाओ को अपने दिल में अजीब लगा और स्वाभाविक रूप से जवाब दिया, ये जूनियर भाई बुडाओ अभी 25 साल का हुआ है। गलत। बाई ही ने अपना सिर हिलाया और कहा, दरअसल इस साल आप पहले से ही 32 साल के हो चुके हैं। भाई बुडाओ स्तब्ध रह गई। बाई ही के शब्दों का अर्थ समझने में पूरी तरह असमर्थ थी। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम अपनी उम्र का गलत अंदाजा नहीं लगा सकते। बाई ही ने कहा, एक बात है जो तुमने कभी नहीं समझी। दरअसल तुम और आदित्य एक ही साल, महीने और दिन पैदा हुए थे। भाई बुडाओ दंग रह गई। बाई ही ने सिर हिलाया और कहा, दरअसल आपके परदादा बाई लिंगक्वान और मैंने कुछ समय पहले काफी संघर्ष किया था। हमें आपको या आदित्य को गहन आकाश संप्रदाय में भेजना चाहिए या नहीं, इस पर हमेशा से ही संकोच बना रहा है। वह क्यों है? मैं क्यों नहीं? भाई बुडाओ ने कड़वाहट से कहा, कोई बात नहीं, आदित्य मुझसे ज्यादा उत्कृष्ट है। कबीले के दीर्घकालिक दृष्टिकोण से उसे मुझे गहन आकाश संप्रदाय को बलिदान के रूप में दे देना चाहिए था। बाई ही ने सिर हिलाया, उस समय हमने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन एक बात थी जिसने तय किया कि पीड़ित आदित्य थी, आप नहीं। आदित्य के पास 5 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियन की प्रतिभा है। इस प्रकार की प्रतिभा बाई कबीले में अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन आपके पास केवल 4 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियन हैं। हालांकि आपके पास आदित्य की तुलना में एक अतिरिक्त छिपी हुई प्रतिभा है। भाई बुडाओ की आंखें चमक उठीं। उसे तो इस बारे में पता भी नहीं था। आपके पास एक अर्धदेव अग्निशिरा है, बाई ही ने कहा। भाई बुडाओ हैरान और खुश थी। बाई ही ने कहा, आप जानते हैं, 5 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियन के ऊपर एक दिव्य प्रतिभा है। किसी शरीर में दिव्य स्तर की प्रतिभा को बनाए रखने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि उसमें 5 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियन हो। स्वर्गीय आत्मा की 5 मेरिडियन दिव्य प्रतिभा की आधारशिला हैं। यदि आपके पास 5 मेरिडियन नहीं है, तो आपकी दिव्य प्रतिभा आपके दाव हृदय को नष्ट कर देगी, जिससे आप जीवन भर के लिए अपंग हो जाएंगे, क्योंकि आप उसका सामना नहीं कर सकते। इस बिंदु पर बाई ही ने एक लंबी आह भरी और कहा, यदि आदित्य के 5 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियन आपके पास पाए जा सकें, तो ये सबसे उत्तम होगा। दुर्भाग्य से आपके पास उनके 5 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं हैं। उस समय मैंने बाई लिंगक्वान के साथ लंबे समय तक इस पर विचार किया और अंततः जुआ खेलने का फैसला किया। मैंने आपको पीछे छोड़ दिया और म्यू चेन को भेज दिया। उसी समय मैंने तुम्हारी अपूर्ण प्रतिभा को दबाने और तुम्हारी अर्धदेवी प्रतिभा को छुपाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। उस दमन में मुझे 7 वर्ष लगे। 7 साल के भीतर मैं तुम्हें बर्फ में सील कर दूंगा। उन 7 सालों में तुम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहोगे और तुम्हारी उम्र भी नहीं बदलेगी। भाई बुडाओ ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। एक पल के लिए वह थोड़ा घबरा गया। अगर ऐसा है तो म्यू चेन को पीछे छोड़ देना ही बेहतर होगा। कम से कम वह 5 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियन से तो है। जहां तक मुझे पीछे छोड़ने की बात है, मैं 4 स्वर्गीय आध्यात्मिक मेरिडियनों में से अधिकतम एक ही वंशज प्राप्त कर सकता हूं। यह मामला उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। हमारे अपने विचार हैं। व्हाइट रिवर अध्याय 1329। बाई ही ने कहा, यद्यपि आपकी प्रतिभा का आधार म्यू चेन से कमतर है, परंतु आपकी प्रतिभा की सीमा उससे अधिक है। भाई बुडाओ को स्पष्ट रूप से लगा कि इसमें एक और चौंकाने वाला रहस्य छिपा है। वह है धैर्यपूर्वक सुनना और बीच में बोलने की हिम्मत न करना। बाई ही ने कहा, उस समय मैंने 5 कमल संप्रदाय के एल्डहू बुशून को उनके साथ एक अच्छी रेसिपी के बारे में सोचने के लिए आमंत्रित किया था।
तब एल्दहू बुशुंग का विचार यांग को यिन के साथ पार करने का है। इसका उद्देश्य आदित्य की प्रतिभा को सीधे आप तक पहुंचाना है, जिससे आपकी डेमिगॉड फायर वेन को सहायता मिलेगी। एकमात्र अफसोस यह है कि म्यू चेन एक लड़का है, लड़की नहीं। बाई ही ने एक क्षण रुककर अपनी बात जारी रखी। इस समस्या को हल करने के लिए हु बुशुंग और मैं पूरे 1 साल से इसका अध्ययन कर रहे हैं तथा समस्या का समाधान खोज रहे हैं। 1 साल के भीतर एल्दहू बुशुंग ने आदित्य की प्रतिभा को आत्मसात करने का एक तरीका खोज निकाला। वह मूल रूप से आदित्य की प्रतिभा को बाहर निकालकर आपके शरीर में डालना चाहते थे। हालांकि मैंने पाया कि आदित्य एक शिशु लड़के के रूप में और आप एक शिशु लड़के के रूप में दोनों शुद्ध यांग हैं। यदि इस मामले को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है तो हमें दुनिया में एक शुद्ध यिन शरीर वाली बच्ची ढूंढनी होगी। बाई वुडाओ ने आंखें बंद कर लीं, मानो अतीत को याद कर रहा हो। धीरे धीरे एक अनजाना अतीत सामने आ गया। बाई वुडाओ ने पूरी दुनिया में खोज की, लेकिन वह अपनी उम्र और प्रतिभा के लिए उपयुक्त शुद्ध यिन शरीर खोजने में असमर्थ रहे। उस वर्ष औषधीय उद्यान परियोजना पहले ही प्रारंभिक चरण में प्रवेश कर चुकी थी। बाई कबीले ने भारी लागत से एक अस्थायी स्थानिक मार्ग खोल दिया था, जिससे कबीले के लोग अर्जुन के अधीनस्थ विमान में पहुंच गए थे। दरअसल बाई ही इस समय बाई वुडाओ को छोड़ने के लिए पहले से ही तैयार थे। हालांकि उस समय उन्होंने बाई वुडाओ को स्वर्गीय गहन संप्रदाय को देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। प्रोफाउंड स्काई सेक्ट खरीदने का मतलब जरूरी नहीं कि बाई कबीले से एक शिशु को भेजना ही हो। दरअसल ऐसा करने के कई तरीके थे, जैसे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट को और ज्यादा फायदे देना। बच्चा भेजने का मामला हु बुशुंग से शुरू हुआ। स्वर्गीय शैतान धर्म के संस्थापकों में से एक के रूप में हु बुशुंग ने पहली बार इस ग्रह में प्रवेश करते समय गहन आकाश संप्रदाय से संपर्क किया और एक आश्चर्यजनक तथ्य की खोज की। वह ये था कि स्वर्गीय गहन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु जुवान किंगजू की बेटी वास्तव में एक शुद्ध यिन शरीर थी, जिसे बाई ही ने खोजने के लिए संघर्ष किया था। इस प्रकार योजनाओं की एक श्रृंखला का जन्म हुआ। सबसे पहले उन्होंने आदित्य को स्वर्गीय गहन संप्रदाय को दिया और हु बुशुंग को नेता बनाकर उन्होंने स्वर्गीय गहन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु तियान जुवानजी को स्वर्गीय आत्मा 5 शिरा निष्कर्षण विधि सिखाई। समय के साथ जब आदित्य बड़ा हुआ तो उसने जुवान किंगजू को आदित्य की 5 स्वर्गीय आध्यात्मिक शिराओं पर कब्जा करने दिया। साथ ही आदित्य के शरीर को इस ग्रह पर शासन करने के लिए सबसे बड़े हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। ये योजना बीस्ट स्पिरिट आइलैंड के युद्ध के इरादे का भ्रूण रूप थी। मूल योजना के अनुसार जब बीस्ट स्पिरिट आइलैंड का युद्ध समाप्त हो गया और स्वर्गीय गहन संप्रदाय ने दक्षिणी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने शीघ्रता से पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और 3 विश्व क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और दक्षिणी क्षेत्र में नंबर 1 संप्रदाय का दर्जा प्राप्त कर लिया तथा अंततः स्टार गिल्ड को निगल लिया। यह उस समय था जब बाई कबीले ने बाई वुडाओ को निचले स्तर पर भेजा और जुवान किंगजू के साथ औपचारिक संपर्क शुरू किया। जुवान किंगजू और फेयुन लियुहाई के बीच सगाई फेयुन संप्रदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए गहन आकाश संप्रदाय की योजनाओं में से एक थी। दरअसल जुवान किंगजू अंततः बाई वुडाओ से शादी करने वाली थी। जानवर आत्मा द्वीप की लड़ाई खत्म होने के बाद जुवान किंगजू और बाई वुडाओ गठबंधन करने जा रहे थे। इन दोनों के संयोजन से यांग को यिन के साथ पार करने का अंतिम परिणाम प्राप्त होगा, जिससे बाई वुडाओ की अर्धदेव अग्निशिरा प्रतिभा औपचारिक रूप से जागृत हो जाएगी। हालांकि बीच में एक बड़ी समस्या थी और वह थी अर्जुन का अचानक प्रकट होना। इस अर्जुन ने न केवल आदित्य की दुनिया को नियंत्रित करने की योजना को नष्ट कर दिया, बल्कि आदित्य की लाश के साथ आत्मविनाश भी कर लिया। बाई कबीले ने तियान जुवानजी पर पूरी तरह से भरोसा खो दिया था, लेकिन कई वर्षों के अवलोकन के बाद वे जुवान किंगजू के प्रति निर्णायक और निर्दयता से कार्य करने के लिए इच्छुक थे। बाई वुडाओ को अचानक एहसास हुआ, कोई आश्चर्य नहीं कि महान पूर्वज ने मुझे इतनी ऊंची कीमत पर गहन आकाश संप्रदाय में भेजा। ये पता चला कि वह चाहते थे कि मैं मिस किंगजू के साथ विवाह सूत्र में बंध जाऊं।
उस समय जानवर आत्मा द्वीप की लड़ाई पूरी तरह से पराजित हो गई थी, जिससे गहन आकाश संप्रदाय लगभग एक मृत अंत पर पहुंच गया था, जिससे बाई कबीले की पूरी योजना लगभग ध्वस्त हो गई थी। एक था पूरे द्वितीयक विमान पर शासन करना और दूसरा था बाई वुडाओ और जुवान किंगजू को एक साथ लाना। विकल्पों पर विचार करने के बाद बाई कबीले ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने सबसे पहले बाई वुडाओ की प्रतिभा जागृति योजना को रद्द कर दिया, जिससे जुवान किंगजू को पूरे गहन आकाश संप्रदाय का नेतृत्व करने और दूसरे स्तर पर मार्शल आर्ट की दुनिया पर पलटवार करने का अवसर मिला। बाई वुडाओ को बाद में जो हुआ था वह सब पता था। जुवान किंगजू सचमुच इस भारी जिम्मेदारी के हकदार थे। आखिरकार उन्होंने निचले स्तर पर मार्शल दाओ की दुनिया को तहस नहस कर दिया और नई दुनिया का रास्ता खोलने के लिए पर्याप्त खाली पत्थर ढूंढ निकाले। बाई कबीले ने जुवान किंगजू के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, इसका कारण उसका योगदान नहीं था, बल्कि बाई वुडाओ की प्रतिभा जागृति योजना थी। दूसरे विमान पर स्थिति स्थिर होने के बाद बाई कबीले ने तुरंत जुवान किंगजू को नई दुनिया में वापस बुला लिया और बाई वुडाओ और जुवान किंगजू के संयोजन की तैयारी शुरू कर दी। दूसरे शब्दों में, उस समय बाई कबीले ने पहले से ही जुवान किंगजू को अपनी बहू के रूप में पाला था। मूल रूप से योजना एकदम सही और पूर्ण थी, लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ कि योजना एक बार फिर धराशायी हो गई और योजना को बाधित करने वाला व्यक्ति अभी भी अर्जुन ही था। बाई वुडाओ वास्तव में अर्जुन से हार गया था। उसने बाई वंश के आह्वान को नजरअंदाज कर दिया और जबरदस्ती निचले तल पर रुक गया और परिणाम तय करने के लिए अर्जुन को ढूंढने पर अड़ा रहा। जीतने की उनकी इच्छाशक्ति ने भी उनकी असफलताओं की श्रृंखला में योगदान दिया। यही वह विलंब का दौर था जिसके कारण अर्जुन, जो लगातार गहन आकाश संप्रदाय की योजनाओं को ध्वस्त कर रहा था, बिना किसी स्पष्ट कारण के बूढ़े मोलिंग से टकरा गया। बूढ़े मोलिंग ने अर्जुन को बाई कुल में भी शामिल कर लिया। पैतृक बलिदान समारोह में बाई वुडाओ को एक बलिदानी के रूप में उन्नत किया गया। तैयारी कक्ष पूरा होने के बाद बाई वुडाओ को स्वाभाविक रूप से जुवान किंगजू के साथ गठबंधन करने की अनुमति दी गई। परिणाम स्वरूप अर्जुन फिर से बाहर कूद गया। अर्जुन ने बाई वंश पर धावा बोल दिया और पैतृक बलिदान समारोह में सभी बलिदानियों को एक ही झटके में परास्त कर दिया। इस अभूतपूर्व प्रहार से बाई वुडाओ लगभग अपना सिर उठाने में असमर्थ हो गए और उनका दाव-हृदय लगभग ध्वस्त हो गया। बाई वुडाओ कौन था? बाई वंश की युवा पीढ़ी में उसका एक अजेय अस्तित्व था। उसने एक बार बाई हे का अनुसरण किया था और पूरे पूर्वी सम्राट महाद्वीप के सभी युवा विशेषज्ञों को अकेले ही चुनौती दी थी। ये देखा जा सकता था कि बाई वुडाओ के लिए अर्जुन का प्रहार कितना घातक था। यही कारण था कि बाई हे ने अर्जुन को मंच पर जाने देने के लिए बाई लिंगक्वान को शाप दिया था। अर्जुन बार बार गहन आकाश संप्रदाय और बाई कबीले के पीछा से बचने में सक्षम था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अर्जुन अभी भी जीवित है और कोई नहीं जानता था कि वह अचानक मृतकों में से पुनर्जीवित क्यों हो गया था। सच्चाई सामने आने के बाद ही बाई कबीला अपने सपनों से जागा। ये पता चला कि जिस व्यक्ति ने शुरू से अंत तक बाई कबीले की योजनाओं पर कई बार कहर बरपाया था, वह वास्तव में आदित्य था, जिसे उन्होंने उस समय त्याग दिया था। समग्र योजना को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि बाई कबीले ने एक चट्टान उठाकर अपने ही पैरों को कुचल दिया। बाई हे को एक बार इस बात का पछतावा हुआ था। उसे मानना पड़ा कि उसने आदित्य में इतनी क्षमता की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाई वुडाओ ने अपनी मुठियां भींच ली और दांत पीसते हुए कहा, अगर मैं दूसरे विमान में होता तो मिस किंगजू के साथ हाथ मिला लेता और अर्जुन से हार नहीं पाता। बाई हे ने अपना सिर हिलाया। सच्चाई यह है कि हम आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने और महान पूर्णता क्षेत्र तक पहुंचने के बाद आपकी अर्धदेव अग्निशिरा को जागृत करने की प्रतीक्षा करना चाहते हैं। जरा भी जिक्र नहीं। बाई हे ने बाई वुडाओ को गहराई से देखा और कहा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि तुम अर्जुन से हार जाओगी। ऐसा नहीं था कि बाई कबीला बाई वुडाओ की मदद करने को तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि बाई वुडाओ असफल हो जाएगी। यहाँ तक कि बाई हे भी इसका अनुमान नहीं लगा सकते थे। अध्याय 1330। बाई वुडाओ ने दुखी होकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब जब अर्जुन ने बूढ़े आदमी मोलिंग की सफेद बाघ दिव्य
दिव्य गोली खा ली है तो उसकी ताकत बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई है। मेरे और उसके बीच की खाई और भी गहरी होती जा रही है। बाइहे ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें निषिद्ध क्षेत्र में क्यों लाया हूँ? बोलते हुए बाइहे ने सामने वाली दीवार की ओर हाथ हिलाया। नतीजा ये हुआ कि बाइवुया की उभरी हुई जगह सचमुच हिल गई। पूरी उभरी हुई जगह एक हिलते हुए पत्थर के दरवाजे में बदल गई और धीरे धीरे पलट गई। राहत के पीछे बर्फ के क्रिस्टल का एक बड़ा टुकड़ा था। बर्फ के क्रिस्टल के अंदर एक नग्न महिला जुवान किंगजू बैठी थी। बाई वुदाओ हैरान थी। बाइहे ने कहा, इस समयावधि के दौरान हमारे बाई कबीले ने मिस किंगजू के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, जिससे उन्हें हम पर पर्याप्त विश्वास हो गया है। जहां तक पूरी योजना का सवाल है, मैंने उसे व्यक्तिगत रूप से बता दिया है। उसने कहा कि वह बाई कबीले से नफरत नहीं करती और इस व्यवस्था को स्वीकार करने को तैयार है। वुडाओ, क्या आप अर्जुन को हराना चाहते हैं? बाई वुडाओ ने दांत पीस लिए। उसके माथे पर नसें उभर आईं। उसने मुट्ठियां भींच लीं और घृणा से बोला, सपनों में भी। बाइहे ने सिर हिलाया और कहा, यांग को यिन के साथ पार करते हुए आपको शुद्ध यिन शरीर को बेहोश रखना होगा, अन्यथा अगर वह विरोध करती है तो वह आपकी प्रतिभा की मरम्मत नहीं कर पाएगी। बाई वुडाओ ने कहा, ऐसे में क्या इसका मतलब यह है कि मैंने जुवान किंगजू की प्रतिभा को जब्त कर लिया है? क्या वह अपंग हो जाएगी? बाइहे ने अपना सिर हिलाया। यिन के साथ यांग का तथाकथित संकरण प्रतिभा को निचोड़ने और उसे आपके शरीर में जबरदस्ती प्रवेश कराने का क्रूर तरीका नहीं है। इसके अलावा आप एक शुद्ध यिन शरीर नहीं हैं और आप इस तरह के जबरदस्ती प्रवेश को स्वीकार नहीं कर सकते। आप शुद्ध यांग हैं, जबकि हरा बांस शुद्ध यिन है। जब तक आप उसके साथ जुड़े रहेंगे, आपका राज्य उसके शुद्ध यिन शरीर द्वारा पोषित होगा और अर्धदेव अग्निशिरा जागृत होगी। इस तरह का संयोजन किंग जू के लिए भी फायदेमंद है। उसकी ताकत में काफी सुधार होगा। यांग भी यिन की भरपाई कर सकता है। जैसे ही उसने यह बात कही, बाइहे ने एक पतली किताब निकाली और उसे बाई वुडाओ को देते हुए कहा, ये साधना पद्धति है जिसे हु बुशुंग ने उस समय पीछे छोड़ दिया था ताकि वह यांग को यिन के साथ पार कर सके। मैं तुम्हें एक साधना तकनीक सिखाने ले जाऊंगा, फिर हरे बांस को जमा दूंगा और उसके साथ मछली पानी का रिश्ता बनाऊंगा। याद रखें, ठंड लगने के बाद वह आधे घंटे में जाग जाएगी। आप हिचकिचा नहीं सकते। आपको जो भी करना है उसे आधे घंटे में पूरा करना होगा। बाई वुदाओ बहुत खुश हुआ। उसने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, ये छोटा बेटा जरूर महान पूर्वज की बड़ी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। मुझे उम्मीद है। बाइहे ने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि मैंने म्यूचेन को छोड़ दिया और तुम्हें अपने पास रखने का फैसला किया। ये सही फैसला था। ये कहने के बाद बाइहे ने अपनी आस्तीन लहराए और जाने के लिए मुड़ गया। बाई वुदाओ ने किताब पलटी और पाया कि उसमें एक गहन दाव तकनीक दर्ज थी। ये गहन दाव तकनीक वास्तव में यांग और यिन के मिलन का मंत्र थी। 2 दिन बाद बाई वुडाओ, जो पालथी मारकर बैठा था, उसके सिर के ऊपर से सफेद क्यूई की लहरें निकलने लगीं। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें बेमिसाल लाल थीं और उसका चेहरा खून से सना हुआ लग रहा था। मिस किंगजू, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। बाई वुडाओ उछलकर जुवान किंगजू की ओर झपटा, जो बर्फ में जकड़ा हुआ था। आधे घंटे बाद बाई वुडाओ और जुवान किंगजू जमीन पर नग्न पड़े थे। बाई वुडाओ ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। एक उन्मत्त अग्नि तत्व ऊर्जा हवा में फैल गई। अग्नि तत्व ऊर्जा की शक्ति अभूतपूर्व थी। कोई भी अग्नि गुण वाला मार्शल कलाकार उसकी शक्ति का 10वां या 2वां हिस्सा भी महसूस नहीं कर सकता था। जुवान किंगजू गुफा के गुंबद को घूरती रही। न जाने क्यों उसके दिल में एक और आदमी, आदित्य, की परछाई कौंध गई। अगर उसे पता होता कि आदित्य मर चुका है तो वह अपनी भावनाओं को खत्म कर देती। उसने झूठ नहीं बोला। वह आदित्य से प्यार करती थी, लेकिन प्यार और भविष्य में से उसने भविष्य को चुना। लेकिन आज उसे अचानक पता चला कि आदित्य अभी भी जीवित है। जब आप किसी व्यक्ति को त्यागने का निर्णय लेते हैं तो आप पहले से ही अपने दांत पीसने और अंधेरे रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं।
हालांकि कई वर्षों बाद उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति अभी भी वहां था और इससे ताइशी का दिल कुछ हद तक शांत हो गया। इस समय बाई वुडाओ बहुत उत्साहित था। उसका पूरा शरीर अग्नि देवता जैसा था। जब उसने जुवान क्विंगजू की घबराहट देखी तो उसने कहा, मिस किंगजू, क्या आपको इसका अफसोस है? खेद। जुवान किंगजू की अवधारणा में ऐसा कोई शब्द कभी नहीं था। अफसोस शब्द जुवान किंगजू के दिल में जोर से चुभ गया। उसकी आंखों में एक चमक सी चमक उठी और उसने कहा, युवा गुरु वुदाओ के साथ चलना मेरा सौभाग्य है। मैं इसका अफसोस कैसे कर सकती हूँ? बाई वुडाओ ने धीरे से जुवान किंगजू के बालों को सहलाया और धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं भविष्य में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। जुवान किंगजू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये जाना पहचाना अंदाज कभी आदित्य का पसंदीदा हुआ करता था। उस समय बाई वुडाओ और आदित्य की परछाइयां एक दूसरे पर छा गईं। अफसोस, हाँ, गुस्सा, अनिच्छुक और अधिक विभिन्न प्रकार की जटिल भावनाओं ने जुवान किंगजू के हठी स्वभाव को उसके हृदय में उमड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने जोर से सिर हिलाया। बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी थी तो वह पीछे मुड़कर नहीं देख सकती थी। उसने अचानक बाई वुडाओ को जमीन पर फेंक दिया। एक क्षण बाद गुफा में खुशी की एक और लहर गूंज उठी। हालांकि बाई वुडाओ की आवाज में आश्चर्य और सुखद आश्चर्य था, लेकिन जुवान किंगजू की आवाज में एक निर्दयी आभा थी। वह अपनी भड़ास निकाल रही थी, यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता था कि वह ऐसी हालत में क्यों पहुँच गई थी। क्या सचमुच आज का दिन एक ही विचार की वजह से बना है? अगर उसने उस समय आदित्य को नहीं मारा होता तो क्या होता? क्या वह अब भी ऐसी ही औरत होती जो दूसरों की दया पर और दूसरों के गुणों पर निर्भर थी? ये वो रास्ता है जो मैंने खुद चुना है और इसे पूरा करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मुझे, जुवान किंगजू को, इसका कभी पछतावा नहीं हुआ। 18 दिन बाद दक्षिणी सम्राट महाद्वीप में गड्ढे बन गए। क्या यह मित्र भी एक कारीगर है? वेलुरियम संप्रदाय के शिष्य ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मुझे कलाकृतियां गढ़ने में थोड़ा कुशल माना जा सकता है। वेलुरियम संप्रदाय ने कहा, यह अच्छी बात है। हमारा संप्रदाय आयुध प्रदर्शनी सम्मेलन की तैयारी कर रहा है। आप भी हमारे साथ मित्र के रूप में क्यों नहीं जुड़ते? मुझे लगता है कि हमारे मित्र सम्मेलन के लिए यहाँ हैं। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, युवा मास्टर द्वारा मुझे आमंत्रित किए जाने पर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। शिष्य ने अपने हाथ में रखी मूल गोली को देखा और एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर पूछा, क्या ये गोली खाने योग्य है? अर्जुन ने कहा, इसे ना खाना ही बेहतर है। ये औषधीय गोली बेहद बुरी है। मुझे नहीं पता कि इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा। इस समय दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले कभी ऐसी औषधीय गोली नहीं देखी। हालांकि सच्चाई यह है, जैसा कि इस छोटे दोस्त ने कहा, ये औषधीय गोली मामूली नहीं है। शिष्य ने खेद से अपना सिर हिलाया और कहा, चूंकि ऐसी बात है तो मैं पहले इसका ध्यान रखूंगा। जब मुझे इसकी सामग्री का पता चल जाएगा तब इसे खाने में देर नहीं होगी। संयोग से मैं अब संप्रदाय में वापस जा रहा हूँ। मेरे पीछे आओ दोस्त। शिष्य ने अर्जुन को वेलुरियम संप्रदाय में आमंत्रित किया। दक्षिणी पवन मंडप में दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे डर है कि उस छोटे दोस्त का अभी अभी वेलुरियम संप्रदाय से कुछ संबंध था, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी उपस्थिति छिपाई थी। मोटा बूढ़ा आदमी हंसा, तुम नहीं जानते कि वह अर्जुन है। अर्जुन? दुबला पतला बूढ़ा आदमी दंग रह गया। क्या वह अर्जुन है जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है और जिसने संप्रदाय के कई शिष्यों को हराया है? मोटे बूढ़े आदमी ने कहा, तुम ज्यादा नहीं जानते। इस अर्जुन का पीछा उत्तरी सम्राट पूरी दुनिया में कर रहा है। मेरी विश्वसनीय जानकारी के अनुसार अर्जुन, जिसे पहले आदित्य के नाम से जाना जाता था, बाई वंश का एक गौरवशाली वंशज है। हालांकि किसी कारण से उसे बाई वंश ने त्याग दिया था। तब से वे एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। दक्षिणी सम्राट के लिए बाई वंश के पितृ पूजा समारोह की कोई खबर न मिलना असंभव था। दक्षिणी सम्राट के एक विश्वसनीय सहयोगी होने के नाते मोटे बूढ़े व्यक्ति को भी इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी।
हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि अर्जुन वास्तव में आदित्य का पुनर्जन्म था, न कि स्वयं आदित्य। आपने उसका पर्दाफाश नहीं किया। उद्देश्य यह है कि दुबले पतले बूढ़े आदमी ने पूछा। मोटे बूढ़े आदमी ने हंसते हुए जमीन की ओर इशारा किया। यह मेरे दक्षिणी सम्राट का क्षेत्र है। मैं दक्षिणी सम्राट उत्तरी सम्राट से असहमत हूँ, और आदित्य, जो दक्षिणी सम्राट के प्रति भी शत्रुतापूर्ण है, यहाँ है। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक बहुत ही दिलचस्प मामला है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।